वांगजी ने जो किया इससे सभी के चेहरे का रंग उड़े हुए थे और चिरेन सदमे में बैठा हुआ था। तभी वहाँ चिंगहेंगजुन पहुंचा। मिस्टर लैन, जो होना था हो चुका है। अब आप भी गुस्सा भुलाकर बच्चे को ब्लेसिंग दे दो। लेकिन उसके बात को सुनने के बाद चिरेन गुस्सा हो गया और वांगजी के रूम के तरफ गुस्से भरी नज़र से देखने लगा। वो कुछ ऐसा भी कर सकता है, मैंने सोचा नहीं था। ये तुमने ठीक नहीं किया वांगजी। वो सोच में डूबा हुआ है, लेकिन तभी चिंगहेंगजुन ने उसके कंधे पर हाथ रखा। गग, लेकिन चिरेन ने उसका हाथ हटा दिया और गुस्से से वहाँ से चला गया। फिर चिंगहेंगजुन के पास मैडम लैन पहुंची और प्यार से कंधे पर हाथ रखती हुई मुस्कुराने लगी। मैं वांगजी के लिए खुश हूँ। वांगजी और मियाओ को लेकर हमारे बीच जो गलत फहमी था उसे वांगजी ने बहुत अच्छे से दूर कर दिया। मुझे बहुत खुशी है। पता नहीं क्यों मुझे वो ओमेगा विंग वांगजी के लिए ज़्यादा सूटेबल लगता है। चिंगहेंगजुन ने भी मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाया। जाहिर सी बात है, माँ बाप खुश, यानी सिचेन और यानली भी खुश, वही वांगजी के रूम में। वुयिंग, चिंता मत करो। तुम 1 घंटे से कुछ नहीं बोल रहे हो। इस तरह तुम मुझे डरा रहे हो। लेकिन विंग उसे मारने लगा। मैंने कहा था ऐसा नहीं करते हैं, लेकिन तुम मेरी बात कभी नहीं मानते। वांगजी विंग के पिटाई को मजाक में ले रहा है। उसने विंग को अपने तरफ खींच लिया। तुम एक काम करो, मुझे बहुत प्यार करो, ओके? बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आता क्या? वांगजी ने गले लगा लिया। हाँ, मैं हूँ बेशर्म, लेकिन सिर्फ तुम्हारे लिए। फिर रात के वक्त वो खिड़की के बाहर देखते हुए आज क्या क्या हुआ उस बारे में सोचने लगा। दरअसल वो काफ़ी गहरी सोच में था। तभी नॉक हुआ और एक खुश करने वाला आवाज़ उसके कानों तक जा पहुंचा, जिसे सुनने के बाद उसने खुद जाकर उस इंसान यानी विंग को गले लगा लिया। आपने मुझे बुलाया, क्या बात है? मुझे तुमसे एक ज़रूरी बात करना है। विंग कंफ्यूज नज़र से देखने लगा। हाथ पकड़ के ले जाकर वांगजी ने बिठाया और खुद बगल में बैठ गया। क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? सवाल सुनकर तो विंग और हैरान भरी नज़रों से देखने लगा। बताओ, क्या तुम मुझसे प्यार करते हो? क्या तुम्हें मुझ पर विश्वास है? क्या तुम मेरे साथ अपनी पूरी ज़िंदगी बिताना चाहते हो? मुझे नहीं पता आपको क्या हुआ और आप मुझसे ये सब क्यों पूछ रहे हैं, लेकिन मैं आपके सवाल का जवाब देना चाहता हूँ। हाँ, मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ। अपने दिल और जान से आप पर भरोसा करता हूँ। और ये ज़िंदगी तो क्या, अपने आने वाले बाकी की ज़िंदगी भी मैं आपके साथ गुजारना चाहता हूँ। फिर कुछ पल बाद विंग चिल्ला उठा और वांगजी ने मुंह बंद कर दिया। विंग, क्या कर रहे हो? चिल्ला क्यों रहे हो? मैंने तुम्हें किसी को मारने नहीं कहा। मैं बस तुम्हें मुझसे अभी इसी वक्त शादी करने को कह रहा हूँ। इसमें इतना चिल्लाने वाला क्या बात है? मुंह में मौजूद वांगजी के हाथ को विंग ने हटा लिया। आप शादी के बारे में बात कर रहे हैं और वो भी अभी इसी वक्त, लेकिन क्यों? ये मैं क्या देख रहा हूँ? तुम मुझसे शादी नहीं करना चाहते? हाँ? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं तो बस ये बोल रहा था कि अचानक से शादी, क्या कोई बात है? हाँ, बात तो है। वांगजी ने सारी बातें बता दिया कि किस तरह उसका अंकल उसकी शादी जबरदस्ती मियाओ से करवाना चाहता है। मुझे नहीं पता अंकल ऐसा क्यों कर रहे हैं। वो शादी के लिए मुझ पर बहुत जोर दे रहे हैं। मैं मियाँ से शादी कभी नहीं करूँगा, कभी नहीं। इसलिए हम आज ही शादी करेंगे। विंग कुछ बोलने वाला था, लेकिन वांगजी ने बीच में ही रोक दिया। फिर पूरा लैन फैमिली ये जानने के बाद सरप्राइज हो गया, क्योंकि वांगजी ने बिना परमिशन के शादी जो कर लिया। खैर, चिरेन के अलावा इस शादी को सबने एक्सेप्ट किया। अभी इस वक्त वांगजी ने नज़र सोते हुए विंग पे किया, जो अब बिना किसी चिंता और फिक्र के चैन के नींद सो रहा है। करीब जाकर वो बैठ गया और देखने लगा। आसमान में निकला हुआ चांद भी तुम्हारे सामने फीका है। मैं तुम्हें हर बुरी चीज़ से बचा कर रखूँगा। मैं तुम्हें हमेशा सुरक्षित रखूँगा अपने पास। तुम्हें कभी अपने आप से दूर नहीं जाने दूँगा, कभी नहीं। दुनिया की ऐसी कोई भी ताकत नहीं होगा जो तुम्हें मुझसे छीन सके। जो भी ऐसा करेंगे या करने की कोशिश भी करेंगे, मैं उसे नर्क के दर्शन करवाऊँगा, जिंदगी बर्बाद कर दूँगा, मार डालूँगा। फिर वो भी सो गया। वही दूसरे तरफ चिरेन काफ़ी गुस्से में है। उसे सदमा लगा है। उसने कभी नहीं सोचा था वांगजी ऐसा कुछ कर सकता है। उसे तो इस बात पर बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा। फिर वो अपने मैंशन पहुंच गया। देखा डॉक्टर फेंग और मियाओ साथ है।
मियाओ को देखते ही उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया और उसे देखते ही डॉक्टर फैंग खड़ा हो गया। क्या बात है मिस्टर लैन, तुम्हारे चेहरे पर 12 क्यों बजे हुए हैं? चिरेन ने कोई जवाब नहीं दिया और उसके पास मियाओ पहुंची। मिस्टर लैन, दरअसल मुझे कुछ पैसे चाहिए, ज़्यादा नहीं, बस 20 लाख। क्या आप मुझे ये अभी दे सकते हैं? चिरेन का गुस्सा और ज़्यादा बढ़ गया क्योंकि जब से उसने मियाओ को कार्ड दिया उसके 15 दिन बाद मियाओ वांगजी के नाम पर काफ़ी पैसे ले चुकी थी। किस लिए चाहिए? दरअसल मुझे कुछ ज्वेलरी और ड्रेस चाहिए जो कुछ वक्त पहले ही मार्केट में लॉन्च हुआ है। चिरेन ने हाँ में सिर हिलाया। क्या वांगजी तुम्हारे प्यार में पड़ा? क्या तुम दोनों करीब आए? बात कहाँ तक बढ़ी? सवाल सुनकर मियाओ का चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि सच्चाई तो ये है कि वांगजी ने उसके तरफ एक बार भी नहीं देखा, बात करना तो दूर है। एक बार उसने वांगजी को फंसाने की कोशिश की थी, तब वांगजी ने काफ़ी रूडली अपने पास आने से मना किया था। फिर 3 दिनों के बाद उसने फिर वांगजी के करीब जाने की और गले पर किस करने की कोशिश की थी, जिसके बाद वांगजी ने आओ देखा ना ताओ देखा, बस सीधा मियाओ को एक जोर का तमाचा लगा दिया और गर्दन को बहुत बुरी तरीके से दबाया था। उस दिन मियाओ को साक्षात वांगजी के रूप में अपने मौत का दर्शन हुआ था। अगर लूमिंग पहुंचकर नहीं बचाता तो उसी दिन उसकी जान चली जाती। उस दिन के बाद से वो वांगजी के पास जाना तो दूर, उसके सामने से भी नहीं गुजरती। वो यही सब सोचती हुई चिरेन के चेहरे पे खो गई। मैंने तुमसे कुछ पूछा, बताओ मुझे। आवाज़ सुनकर मियाओ ने अपने आप को संभाला और शर्माने लगी। अब मैं आपको क्या बताऊं, वो तो मेरे प्यार में पागल हो चुका है। हर जगह मेरे पीछे पीछे घूमते रहते हैं, यहाँ तक कि ऑफिस में भी मुझे अकेली नहीं छोड़ती। वो मुझे अपने पास ही रखते हैं। उन्होंने कहा वो मुझसे जल्द से जल्द शादी करेंगे। लेकिन शादी का नाम सुनकर चिरेन को वंशन का चेहरा याद आने लगा। जब उसे पता चला था वंशन ने शादी कर लिया और उसके सामने तो वांगजी ने डट कर विंग का हाथ पकड़ रखा था। यह नज़ारा आंखों के सामने आने के बाद उसका गुस्सा फूट पड़ा और मियाओ को एक जोर का तमाचा लगा दिया। अचानक ऐसे होने के वजह से मियाओ अपने आप को संभाल नहीं पाई और नीचे गिर गई। लेकिन चिरेन इतने में नहीं रुका, उसने तो गर्दन पकड़ लिया। यू डॉटर ऑफ बीच, तुम्हें क्या लगता है तुम क्या कर रही हो और क्या नहीं मुझे पता नहीं चलेगा? हाँ, यू नो आज क्या हुआ? वांगी ने उस 2 कौड़ी के ओमेगा से शादी कर लिया। बस एक काम दिया था तुम्हें, वो भी नहीं कर पाई। बताओ अब मैं तुम्हारे साथ क्या करूं? मियाओ के मुंह से खून आने लगी। यह देखने के बाद डॉक्टर फैंग जल्दी चिरेन को मियाओ से दूर करने की कोशिश करने लगा, लेकिन मानो आज चिरेन मियाओ को मार कर ही दम लेगा। उसने इतना कसकर पकड़ रखा है कि डॉक्टर फैंग भी बचा नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी किसी तरह उसने मियाओ को चिरेन के पकड़ से छुड़ा लिया। फिर चिरेन मौजूद चीज़ों को तोड़ने लगा, मानो वो पागल सा हो गया है। डॉक्टर फैंग ने कुछ बॉडीगार्ड्स को बुलाया और चिरेन को पकड़ने कहा। अंकल को इतना सदमा लगा कि वो लगभग पागल ही हो चुका है। फिर बॉडीगार्ड्स के मदद से डॉक्टर फैंग ने उसे बेहोश कर दिया। फिर चिरेन को अपने रूम में सुला दिया गया। उसके बाद डॉक्टर फैंग वापस नीचे पहुंचा और मियाओ को देखने लगा। मियाओ बेहोश है और धड़कन काफ़ी धीरे धीरे चल रही है। फिर डॉक्टर फैंग ने मियाओ को तुरंत ही हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया। ये तो सच में बहुत ही गड़बड़ हो गया है। किसने सोचा होगा वो लड़का वांगजी ऐसा कर सकता है? अगले सुबह सूरज की रोशनी चेहरे पर पड़ने के वजह से विंग का नींद टूटा। सामने देखा तो वांगजी नजर आया, जो पूरी तरह तैयार होकर टाई बांध रहा है। विंग ने फ़ोन लेकर टाइम देखा, 8:30 बज चुका है। वो हड़बड़ा कर उठ गया। वांगजी को लगा जरूर कुछ गलत है, इसलिए वो तुरंत करीब पहुंचा। विंग, क्या हुआ? सब ठीक है ना? तुमने टाइम देखा कितने बज रहे हैं? 8:30। क्या हुआ? वही तो 8:30 बज चुका है, जबकि मुझे 5 बजे उठना चाहिए था और मैं 8:30 बजे उठ रहा हूँ, वो भी शादी के पहले दिन ही। तुम्हारा फैमिली मेरे बारे में क्या सोचेंगे? वांगजी थोड़ा हंसने लगा। तुम हंस रहे हो? मैं इतनी बड़ी मुसीबत में हूँ और तुम हंस रहे हो? ओके, हंस लो। ये कोई बड़ी बात नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा। और हाँ, ये मेरी फैमिली तो है ही, लेकिन अब ये तुम्हारा भी फैमिली है। सब बहुत अच्छे हैं, घबराओ मत। और चलो जल्दी से रेडी हो जाओ, फिर नीचे चलेंगे। ओके, मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा। जल्दी रेडी होकर आओ।
विंग रेडी होने चला गया। वही अब मैडम लैन पूरी तरह टेंशन फ्री हो चुकी है। वो इतनी खुश है कि आज ब्रेकफास्ट के लिए उसने काफ़ी कुछ बनाया है और अभी इस वक्त डाइनिंग टेबल पर खाने को सजा रही है। तभी चिंगहेंजुन, सिचेन और यानली पहुंची और यानली मदद करने लगी। फिर उन सबका नज़र वांगशन पर गया जो नीचे आ रहे हैं। विंग कुछ ठीक नहीं लग रहा, लेकिन वांगजी का चेहरा देखकर कोई ये बता नहीं सकता कि अभी इस वक्त वांगजी क्या सोच रहा है। पहुंचकर उन दोनों ने सभी को गुड मॉर्निंग कहा। सभी का बर्ताव विंग के प्रति बहुत अच्छा था। ये सारे लोग कितना कंफर्टेबल लग रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा कि कल से पहले तक मैं इस परिवार का हिस्सा नहीं था, बल्कि ऐसा लग रहा है जैसे मैं तो बहुत वक्त से यही हूँ, इसी परिवार का हिस्सा हूँ। बेटा, तुम कुछ खा क्यों नहीं रहे? क्या तुम्हें खाना पसंद नहीं आया? नहीं आंटी, ऐसी कोई बात नहीं है। सारा खाना सच में बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद आया। आंटी नहीं, मैं तुम्हारी मॉम हूँ, मुझे मॉम बुलाओ। यह सुनने के बाद विंग इमोशनल हो गया और मैडम लेन ने पूछा आखिर विंग को हुआ क्या। विंग ने कहा बस उसे अपनी मॉम की याद आ गई। जब वो 5 साल का था तभी उसके माता पिता गुजर गए। मैडम लेन ने कही वो लोग है ना, आज से वही लोग विंग का फैमिली है और वो विंग की मॉम। इसी तरह उन सब ने ब्रेकफास्ट करके ख़त्म किया। लैन फैमिली में विंग काफ़ी खुश रहने लगा। ज़िंदगी का एक एक पल यादगार और खुशनुमा बीत रहा था। अचानक से उसकी ज़िंदगी बदल गया। अब उसके पास हद से ज़्यादा प्यार करने वाला एक अच्छा हस्बैंड और मॉम डैड के तरह प्यार करने वाले फादर इन लॉ और मदर इन लॉ है। साथ ही यानली भी है जिसे वो शेजे बुलाता है। साथ ही सिचेन भी तो है जो शुरू से ही एक बड़े भाई के तरह उसका ध्यान रखता आया है। इसी तरह वांगशन के शादी को पूरे 5 महीने बीत गए। शादी के बाद विंग अपने काम में वापस जाना चाहता था, लेकिन वांगजी ने साफ साफ मना कर दिया, जिस वजह से विंग थोड़ा उदास हो गया। लेकिन मैडम लेन ने उससे और पढ़ने की बात कही और इस बात से वांगजी को भी कोई परेशानी नहीं था। इसलिए विंग ने पिछले 3 महीने में ही बाकी की पढ़ाई शुरू कर दिया। फैमिली मेंबर्स काफ़ी सपोर्टिव है और कोई है जो विंग को देखा करती है, लेकिन वो इस बात से अनजान है। फिर भी कभी कभी उसे एहसास होता है कि कोई उसे प्यार भरी नज़र से ताकती रहती है। जब भी उसे ऐसा महसूस हुआ, चारों तरफ देखने की उसने कोशिश किया, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आया। उधर चिरन ने वांगशन के शादी के बारे में मैजिशियन को बता दिया, लेकिन मैजिशियन चुप है। मैजिशियन के चुप्पी को देखकर चिरन और डॉक्टर फेंग काफ़ी डरने लगा। उसे उठाकर मेरे पास ले आओ। क्या? लेकिन ठीक है, मैं ले आऊँगा। पागल ठरकी बुढ़ा कहीं का। पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ बुरा होने वाला है, बहुत ही बुरा। फिर 6 दिन बीत गया। आज विंग किचन का सामान खरीदने मार्केट गया हुआ है और वही दूसरे तरफ घर में मैडम लैन उसी का इंतजार कर रही है। काफ़ी वक्त बीत गया लेकिन विंग घर नहीं पहुंचा। मैडम लैन को घबराहट होने लगी। आसमान में काले काले बादल छाए हुए हैं, तेज हवा चल रहा है, काफ़ी ज़ोरों से बिजली भी गरज रहा है। मैडम लैन काफ़ी बार विंग को कॉल भी कर चुकी है, लेकिन कॉल नहीं लग रहा। इसलिए अब उसने वांगजी को कॉल किया, लेकिन वांगजी भी आंसर नहीं दे रहा क्योंकि वांगजी एक ज़रूरी मीटिंग में फंस गया है और उसका फ़ोन साइलेंट पर है। अब मैडम लैन ने सिचेन को कॉल किया, लेकिन सिचेन भी चिंगहेंजुन के साथ कुछ ऑफिस की ज़रूरी फाइल्स लाने बाहर गया हुआ है। लेकिन शुक्र है कि सिचेन ने मॉम की मिस कॉल देखा, इसलिए उसने तुरंत ही कॉल बैक किया। मैडम लैन ने पूछा वांगजी कहाँ है, वांगजी उसका कॉल पिक क्यों नहीं कर रहा। सिचेन ने कहा वांगजी एक ज़रूरी मीटिंग में है, इसी वजह से शायद कॉल रिसीव नहीं किया। क्या घर में सब ठीक है? मैडम लैन इतनी घबराई हुई क्यों है? मैडम लैन ने बताई विंग अभी तक घर नहीं पहुंचा है। बात करते करते सिचेन कंपनी पहुंच गया। बाहर खड़ा रहकर ही वो विंग के बारे में पूछताछ करने लगा और इतने में ही मीटिंग ख़त्म करके वांगजी बाहर आया। सिचेन के मुंह से विंग का नाम सुनते ही वो दौड़ता हुआ करीब पहुंचा और फ़ोन लेकर पूछने लगा आखिर हुआ क्या है। लेकिन कुछ पल बाद उसे एहसास हुआ शायद उसकी मॉम रो रही है। उसने पूछा आखिर हुआ क्या है और विंग कहाँ है। वो अभी इसी वक्त विंग से बात करना चाहता है। मैडम लैन ने बताई विंग कुछ चीज़ें लाने बाहर गया था, काफ़ी वक्त हो गया है और अभी तक घर नहीं लौटा, कॉल भी नहीं लग रहा। उसे बहुत घबराहट हो रही है। चिंगहेंजुन और सिचेन ने हालात के बारे में पूछा तो वांगजी ने सारी परेशानी बता दिया। फिर तीनों जल्दी से घर के लिए निकल गया। वहीं दूसरे तरफ एक अंधेरे कमरे में विंग बेहोश है।
उसके सिर पर काफ़ी गहरा चोट भी मौजूद है। आंखों से आंसू बह रहा है। उसे थोड़ा होश आया लेकिन पूरी तरह होश में नहीं है। आधी खुली हुई आंखों से वो चारों तरफ देखने लगा और वांग जी का नाम लेते हुए धीरे धीरे वापस बेहोश हो गया। दूसरी तरफ तीनों बाप बेटे मिलकर बिना रुके विंग को ही ढूंढने में लगा हुआ है। वो लोग लगातार ढूंढ रहा है। ढूंढते हुए सुबह से शाम, शाम से रात हो गया लेकिन विंग का कोई पता नहीं। बिना खाए पिए ढूंढने के वजह से वांग जी का हालत ख़राब हो गया है। सिचेन ने उसे संभाला लेकिन उसे सिचेन का कोई आवाज़ सुनाई नहीं दे रहा। इसलिए सिचेन ने कंधों को पकड़ के हलचल किया। वांग जी, शांत हो जाओ, मेरी बात सुनो। देखो, मेरी तरफ देखो। विंग मिल जाएगा। हम पुलिस में कंप्लेंट करेंगे। देखा तुमने अपना क्या हाल बना लिया। खुद को संभालो वांग जी। गग, पता नहीं वो कहाँ चला गया। मुझे उसे ढूंढना होगा। वो मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। गग, मुझे जाना होगा। किसी तरह वांग जी को लेकर सिचेन घर पहुंचा। अब विंग को गायब हुए पूरे 2 दिन हो चुका है। पुलिस भी ढूंढ नहीं पा रहा और वांग जी ने अपने आप को रूम में बंद कर लिया। वही विंग भी 2 दिन से बेहोश है। उसे काफ़ी मात्रा में बेहोशी की दवा दिया गया है लेकिन अभी वो धीरे धीरे होश में आने लगा। आंखें खुला तो उसने खुद को एक गुफा में पाया जो काफ़ी डरावना है। वो चारों तरफ देखने लगा और एक कोने में एक मैजिशियन दिखा जो ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहा है। वही चिरेन और डॉक्टर फैंग मैजिशियन के पास बैठा है। विंग ने धीरे धीरे हलचल करने की कोशिश किया लेकिन एहसास हुआ उसे बांध कर रखा गया है। फिर उसके सामने चिरेन पहुंचा जिसे वो हैरान भरी नज़र से देखने लगा। तो तुम होश में आ गए। आप यहाँ? विंग समझ गया कि उसके इस हाल के पीछे जिम्मेदार चिरेन ही है। आप ये सब क्यों कर रहे हैं? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? मेरी पूरी जिंदगी बिगाड़ने के बाद पूछते हो क्या बिगाड़ा है? मैंने आपका कुछ नहीं बिगाड़ा। मैं तो आपको ठीक से जानता तक नहीं। लेकिन चिरेन ने एक जोर का थप्पड़ लगा दिया। विंग की इस हाल को देखकर वो काफ़ी खुश है। फिर उसने विंग का बाल पकड़ लिया और कहने लगा, पहले विंग की माँ ने उसका ज़िंदगी नर्क बना रखा था और अब विंग वांग जी का ज़िंदगी बर्बाद करने पर तुला हुआ है। फिर उसने झटक दिया जिस वजह से विंग का सर जाकर पत्थर पे लगा और खून बहने लगा। फिर वह डॉक्टर फैंग पहुंचा और चिरेन को रोकने लगा। मिस्टर लैन, क्या कर रहे हो? इसे क्यों मार रहे हो? वजह तुम्हें पता है और ये भी कि ये कौन है। हाँ, मैं जानता हूँ, ये विंग है जिसका अब बलि दिया जाएगा। यह सुनने के बाद तो विंग के पैरों तले ज़मीन निकल गया। 2-3 दिन पहले तक उसका ज़िंदगी कितना खुश भरा था, सब कुछ ठीक था और अचानक पता नहीं ये उसके साथ क्या हो रहा है। बलि? मेरा बलि? ये तो देंगे ही, लेकिन ये मनहूस उसका बेटा है जिसकी आत्मा ने इतने सालों तक मेरा ज़िंदगी तबाह करके रखा। ना मैं चैन से सो पाता हूँ और ना ही खा पाता हूँ। अब ये मेरे बेटे के साथ भी यही कर रहा है। वो भी इस मनहूस को ढूंढने के चक्कर में पागल हो रहा है। ना खा रहा है ना पी रहा है। मन कर रहा है इसे अभी इसी वक्त यही जिंदा जला दूं। डॉक्टर फैंग हैरान भरी नज़रों से विंग को देखने लगा और चिरेन ने विंग के पेट पर एक लात मारा। इस बार विंग ने ऐसा चिल्लाया जिसे सुनने के बाद डॉक्टर फैंग काँप उठा। फिर उसने तुरंत चिरेन को विंग से दूर किया लेकिन चिरेन तो उस पर चिल्लाने और गुस्से से घूरने लगा। क्या तुम्हें मरना है? अगर इसे कुछ भी हुआ तो हम भी नहीं बचेंगे, समझे? चिरेन को लगा हाँ डॉक्टर फैंग कहे तो ठीक रहा है। डॉक्टर फैंग को घूरने के बाद वो वापस मैजिशियन के पास चला गया लेकिन देखा मैजिशियन भी गुस्से भरी आंखों से उसे ही घूर रहा है, जिसे देखने के बाद वो डर गया और पूछने लगा क्या उसने कुछ गलती कर दिया। उसे दोबारा छूने की हिम्मत मत करना, समझे? उसका ठीक रहना जरूरी है। चिरेन ने हाँ में सर हिलाया और वापस बैठ गया। मैजिशियन ने नज़र विंग पे किया। उसका ठीक रहना बहुत जरूरी है, नहीं तो मुझे पूरा सफलता नहीं मिलेगा। उस तरफ विंग का हाल बेहाल हो चुका है और उसे देखकर डॉक्टर फैंग का दिल तड़प उठा। उसे अपनी गलतियों का एहसास है। उसने तुरंत ही विंग का इलाज शुरू कर दिया लेकिन उसे और एक झटका लगा क्योंकि विंग 2 महीना प्रेग्नेंट है। अब उसने अच्छे से इलाज किया और थोड़ी देर बाद विंग को अच्छा महसूस होने लगा। कम से कम अब दर्द थोड़ा कम हो गया। पता नहीं क्यों डॉक्टर फैंग ने विंग के सर पर हाथ रखा और पूछा क्या विंग ठीक है। विंग ने पूछा आखिर डॉक्टर फैंग उसका मदद क्यों कर रहा है। डॉक्टर फैंग भी तो उसे मारना चाहता है ना।
डॉक्टर फेंग ने कहा उसे अपनी गलतियों का एहसास है। वो विंग के मॉम को तो उस राक्षस यानी चिरेन से बचा नहीं पाया, लेकिन वो विंग को अपनी जान देकर भी बचाएगा। विंग कंफ्यूज नज़र से देखने लगा, फिर पूछा क्या डॉक्टर फेंग उसके मॉम को जानता था। डॉक्टर फेंग ने कहा वो लोग काफ़ी अच्छे दोस्त थे। विंग ने बताया जब वो 5 साल का था तभी उसके माता पिता का एक एक्सीडेंट हुआ और वो दोनों ही उस एक्सीडेंट में बच नहीं पाए। लेकिन डॉक्टर फेंग ने कहा उन दोनों का एक्सीडेंट नहीं हुआ था, बल्कि उन दोनों को मारा गया था। यह सुनने के बाद विंग को और एक झटका लगा और वह काफ़ी वक्त तक चुप रहा। आपके कहने का क्या मतलब है? क्या आप मुझे पूरी बात बताएंगे? डॉक्टर फेंग ने बताया वांगजी का अंकल चिरेन विंग के पेरेंट्स का मर्डरर है। यह सुनने के बाद विंग ने नज़र चिरेन के तरफ किया जो मैजिशियन के साथ मिलकर पूजा करने में लगा हुआ है। फिर डॉक्टर फेंग ने बताया चिरेन विंग के डैड से प्रॉपर्टी लेना चाहता था। चिरेन ने काफ़ी कोशिश किया था, लेकिन जब मिस्टर वी नहीं माना तब चिरेन ने मिस्टर वी को धमकी देने की कोशिश किया। उसने काफ़ी सारे प्लान्स बनाए, लेकिन मिस्टर वी नहीं माना। मिस्टर वी एक बहुत अच्छे और लॉयल इंसान थे। मिस्टर वी ने कभी किसी को नुकसान पहुंचाने के बारे में सोचा नहीं था। फिर वो सबसे मनहूस घड़ी आया जब चिरेन का नज़र लेडी वी पे पड़ा। लेडी वी बहुत ब्यूटीफुल थी और उतनी ही मासूम भी। उस वक्त उसकी गोद में नन्हा विंग मौजूद था। डॉक्टर फेंग उस दिन को कभी नहीं भूल सकता क्योंकि वो दिन बहुत बुरा था। फिर चिरेन ने विंग के पेरेंट्स को डिनर के लिए अपने फार्म हाउस बुलाया। तब डॉक्टर फेंग भी वही था और डॉक्टर फेंग को उस दिन पता चला था कि विंग का पेरेंट्स उसके बचपन का दोस्त थे। उन तीनों ने पढ़ाई एक साथ किया था। फिर जैसे ही पढ़ाई पूरा हुआ तीनों ही अपने अपने काम के चलते अलग हो गए। लेकिन ये सारी बातें चिरेन को पता नहीं था और ना ही अब पता है। उस रात जब मिस्टर वी और लेडी वी डिनर के लिए पहुंचे तब डॉक्टर फेंग ने विंग के बारे में पूछा। लेडी वी ने बताई विंग को काफ़ी तेज बुखार है, इसलिए विंग का इलाज करने डॉक्टर फेंग विंग के साथ लेडी वी को दूसरे रूम में लेकर गया और वहां विंग का इलाज किया। फिर कुछ देर बाद डॉक्टर फेंग को कॉल आया कि हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी केस आया है, इसलिए डॉक्टर फेंग को तुरंत हॉस्पिटल जाना पड़ा। लेकिन उसे पता नहीं था चिरेन, जिसे वो अपना अच्छा दोस्त मानता है, वो इंसान की खाल में एक राक्षस होगा। 2 घंटे बाद जब डॉक्टर फेंग वापस फार्म हाउस पहुंचा, देखा मिस्टर वी खून से लथपथ फ्लोर पर पड़ा हुआ है। उस वक्त मिस्टर वी जिंदा था। डॉक्टर फेंग के पूछने पर बहुत ही मुश्किल से मिस्टर वी ने बताया ये सब चिरेन ने किया और अब चिरेन लेडी वी के साथ गलत करना चाहता है। मिस्टर वी ने वाइफ को बचाने के लिए मदद मांगा। तभी डॉक्टर फेंग को चिरेन की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया, जिसे सुनने के बाद वो ऊपर पहुंचा। देखा चिरेन के सर से ब्लीडिंग हो रहा है। इतने में ही लेडी वी बेटे को लेकर खिड़की से नीचे कूद चुकी थी। उसके शरीर पर काफ़ी ज़्यादा चोट मौजूद था, साथ ही कपड़ा भी फटा हुआ था। उस रात काफ़ी तेज बारिश हो रहा था। चिरेन के कहने पर डॉक्टर फेंग लेडी वी को ढूंढने के लिए साथ गया। वो बस इसलिए ढूंढ रहा था ताकि वो उन दोनों माँ बेटे को चिरेन से बचा सके, इसलिए उस रात उसने चिरेन का साथ दिया था। कुछ वक्त बाद चिरेन को लेडी वी मिल भी गई थी। लेडी वी ने खुद को चिरेन से छुड़ाने की बहुत कोशिश की थी। डॉक्टर फेंग ने भी छुड़ाने की बहुत कोशिश किया था और इसी हाथापाई में लेडी वी बहुत ऊपर से नीचे गिर गई, जबकि नन्हा विंग डॉक्टर फेंग के गोद में रह गया था। फिर डॉक्टर फेंग तुरंत लेडी वी के पास पहुंचा। आखिरी वक्त पर लेडी वी चाहती थी उसके बेटे का ख्याल डॉक्टर फेंग रखे और चिरेन को ज़रूर सजा दिलाए। फिर चिरेन के वहां पहुंचने से पहले ही डॉक्टर फेंग ने विंग को झाड़ियों के पीछे छुपा दिया। लेडी वी की मौत से चिरेन डर गया था। डॉक्टर फेंग ने उसे एक जोर का थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ पाकर चिरेन आग बबूला हो गया। फिर दोनों के बीच बहस हुआ और डॉक्टर फेंग ने कहा अभी तो उसने बस एक थप्पड़ मारा है, वो तो जान से मार डालना चाहता है। चिरेन ने कहा उसका ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था। फिर उसने विंग के बारे में पूछा क्योंकि अब वो उस नन्हे से बच्चे को भी मार डालना चाहता है। लेकिन डॉक्टर फेंग ने ध्यान भटकाने के लिए कहा सुबह हो रहा है, लोग आ जाएंगे, अब लाशों को हटाना होगा। फिर चिरेन ने लाशों को कार में डाला और एक्सीडेंट करवाया, जिससे लोगों को ये लगे कि मिस्टर वी और लेडी वी की एक्सीडेंट में मौत हो गया। जब चिरेन इन सब कामों में बिजी था तब डॉक्टर फेंग विंग के पास गया, लेकिन वहाँ नन्हा विंग मौजूद नहीं था। उसने बहुत ढूंढा लेकिन कहीं नहीं मिला। फिर उसने मिस्टर वी और लेडी वी का अंतिम संस्कार किया। उसके बाद चिरेन को सजा दिलाने और नन्हे विंग को ढूंढने के लिए उसने चिरेन के साथ मिलने का नाटक किया, क्योंकि चिरेन ने नन्हे विंग को ढूंढना बंद नहीं किया था।
फिर कुछ दिनों के बाद चिरेन घबराते हुए उसके पास आया और बताया लेडी हुई उसके पीछे पड़ी है। लेकिन डॉक्टर फेंग ने उसके बातों का यकीन नहीं किया और किसी तरह चिरेन को सुलाकर अपने रूम में वापस लौटा और वहाँ उसे पहली बार लेडी हुई की आत्मा दिखा। मदद ना कर पाने के वजह से डॉक्टर फेंग ने माफ़ी मांगा और लेडी हुई ने कही डॉक्टर फेंग विंग का पता लगाए और अब वो चिरेन का ज़िंदगी बर्बाद करने वाली है। उसके बाद से लेडी हुई हर पल चिरेन को पाप की याद दिलाने लगी। जब भी लेडी हुई से बचने के लिए चिरेन कोई तंत्र मंत्र का चीज़ें लाता तब डॉक्टर फेंग बिगाड़ दिया करता था। फिर चिरेन को और दर्द देने के लिए लेडी हुई ने वांग जी का इस्तेमाल करना शुरू किया क्योंकि उसे पता चल चुकी थी कि चिरेन वांग जी से बहुत प्यार करता है। वांग जी को बचाने के लिए डॉक्टर फेंग ने लेडी हुई से बात भी किया था क्योंकि जो हुआ उसमें वांग जी का कोई गलती नहीं था। पता चला लेडी हुई तो बस चिरेन को परेशान कर रही है। फिर मैजिशियन सामने आया और चिरेन ने वांग जी को बचाने के लिए मदद मांगा। लेकिन मैजिशियन ने एक ऐसे लड़के का डिमांड रखा जिसके शरीर पर लाल रंग के अर्धचंद्र का निशान हो और वो लड़का विंग है। विंग को ख़त्म करके मैजिशियन लेडी हुई को भी हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर देगा। लेकिन विंग घबराए ना क्योंकि अब डॉक्टर फेंग उसे यहाँ से बाहर निकालेगा। अतीत की ये सारी हादसा सुनने के बाद माता पिता के बारे में सोचकर विंग का आंसू बहने लगा। डॉक्टर फेंग ने कहा विंग ना रोए, ये प्रेगनेंसी पे बुरा असर हो सकता है। बात सुनकर विंग डॉक्टर फेंग को देखने लगा और डॉक्टर फेंग ने बताया विंग 2 महीना प्रेग्नेंट है। एक ही वक्त पे विंग को दुख भी और गुड न्यूज़ भी मिला। डॉक्टर फेंग ने कहा चिंता ना करे, वो विंग को यहाँ से निकाल लेगा। अब विंग उसके बातों को ध्यान से सुने। उसे नहीं पता ये मैजिशियन क्या करना चाहता है। उसने मैजिशियन के आंखों में विंग को पाने के बाद जो खुशी देखा वो खुशी बहुत अजीब है। ये सब मैजिशियन सिर्फ चिरेन के लिए नहीं बल्कि अपने लिए भी सोच रहा है। उसने पता लगाने की काफ़ी कोशिश किया लेकिन अभी तक कुछ पता नहीं चला। फिर उसने विंग को पानी दिया और बताया यहाँ 11 दिन की पूजा है। 11 दिनों के बाद जो अमावस आने वाला है उसी रात मैजिशियन विंग का बलि देने की तैयारी कर रहा है। अभी 2 दिन हो चुका है। अब उन दोनों को जल्दी यहाँ से भागना होगा। क्या विंग चल पाएगा? विंग ने हाँ में सर हिलाया। फिर डॉक्टर फेंग ने कहा वो वांग जी को कॉल करने की कोशिश करेगा और वो दोनों आज रात यहाँ से निकलेंगे। तभी वहाँ चिरेन पहुँचा और नफरत भरी नज़र से विंग को घूरने लगा। मिस्टर लैन, ये लड़का काफ़ी कमज़ोर है, इसे अभी कुछ भी मत करना। चिरेन ने हाँ में सर हिलाया और डॉक्टर फेंग को लेकर वहाँ से चला गया। फिर आधी रात को डॉक्टर फेंग गुफा में पहुँचा। देखा विंग नींद में है। कंधे पर हाथ रखकर जगाने की कोशिश किया। विंग गहरी नींद में नहीं था इसलिए हाथ रखते ही जाग गया और डॉक्टर फेंग को देखने लगा। डॉक्टर फेंग ने चुप रहने का इशारा किया और विंग ने हाँ में सर हिलाया। फिर डॉक्टर फेंग ने विंग के हाथ पैरों को खोलने की कोशिश किया। उसके बाद उठाकर धीरे धीरे बाहर निकलने लगा और कुछ देर में बाहर पहुंच गया। फिर विंग ने नज़र पीछे किया। देखा वो गुफा बाहर से और भी ज़्यादा भयानक और डरावना दिखता है। डॉक्टर फेंग ने देखा विंग गुफा को देखकर डर रहा है इसलिए उसने गले लगा लिया और कहने लगा विंग घबराए नहीं, उन दोनों को अभी बहुत दूर जाना है। फिर उसने विंग को कार में बिठाया और वहाँ से निकलने लगा। काफ़ी दूर जाने के बाद विंग का नज़र कार के सीट पर गया जहाँ पे एक काला साया बैठी है जिसकी गहरी लाल आंखें उसे ही देख रही है। ये देखकर वो सर से लेकर पाँव तक कांपने और चिल्लाने लगा, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर फेंग ने कार रोका। विंग कहने लगा यहाँ भूत है अंकल, देखिए भूत। डॉक्टर फेंग ने नज़र पीछे किया और उसने भी वही देखा, लेकिन वो मुस्कुराने लगा और विंग को शांत कर दिया। फिर उसने बताया ये लेडी हुई है विंग की मॉम और ये विंग है लेडी हुई का बेटा। अब विंग ने नज़र लेडी हुई पे किया। देखा अब लेडी हुई की लाल आंखें नीले रंग में बदल चुकी है और उस माँ की आंखों में उसे अपने लिए सिर्फ और सिर्फ प्यार नज़र आ रहा है। वो धीरे धीरे अपना हाथ माँ के तरफ करने लगा। जैसे ही उसका हाथ माँ की हाथ से टकराया उसे एहसास हुआ उसकी माँ ने उसका हाथ पकड़ लिया। माँ का छूना उसे अपनापन सा लगा। उसने भी हाथ थाम लिया और मॉम कहकर पुकारने लगा। मॉम शब्द सुनते ही लेडी हुई की आंसू बहने लगी। फिर वो इंसानी रूप में बदल गई जिसे देखकर विंग पहचान गई और तुरंत ही गले लग गया। माँ बेटे को देखकर डॉक्टर फेंग भी इमोशनल हो गया। कुछ देर बाद उसने विंग को शांत किया, फिर याद दिलाया उसका रोना बच्चे के लिए ठीक नहीं है। यह सुनने के बाद लेडी वी डॉक्टर फेंग के तरफ कंफ्यूज नज़र से देखने लगी, जिसके बाद डॉक्टर फेंग ने प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया। लेडी वी खुश हुई और बेटे को गले लगाकर प्यार करने लगी। फेंग,
हमें जल्दी करना होगा, उसे बहुत जल्दी पता चल जाएगा कि विंग वहाँ नहीं है। क्या तुम उस मैजिशियन के बारे में जानते हो? लेडी हुई ने कही, हाँ वो जानती है। उसने बताई जब वो 3 महीना प्रेग्नेंट थी तब से मैजिशियन का नज़र विंग पे है। पहले वो लोग दूसरे जगह रहते थे। जब विंग का जन्म हुआ तब वो लोग बहुत बड़े मैजिशियन से मिले और विंग के भाग्य के बारे में जानना चाहा। तब पता चला विंग दूसरों की तरह मामूली बच्चा नहीं है। विंग के गले में लाल रंग के अर्धचंद्र का निशान है जो विंग को दूसरों से अलग बच्चा बनाता है। वैसे तो विंग का भाग्य अच्छा ही होगा, लेकिन विंग को बहुत संभाल कर रखना पड़ेगा। विंग पे एक दूसरे मैजिशियन का नज़र पड़ने वाला है जो विंग का बलि देकर विंग के शक्तियों को पाने की कोशिश करेगा। यह सुनने के बाद मिस्टर वी और लेडी वी काफ़ी डर गए। लेडी वी ने पूछा वो मैजिशियन विंग को क्यों मारना चाहता है। तब मैजिशियन ने बताया विंग के गले पर जो अर्धचंद्र का निशान है उसी के वजह से वो बुरे मैजिशियन विंग के पीछे पड़ जाएगा, क्योंकि विंग बहुत खास है। बहुत सारे मैजिशियन ऐसे बच्चों के पीछे पड़ते हैं। विंग का बलि देकर वो बुरे मैजिशियन बहुत सारा ब्लैक मैजिक का स्वामी बन जाएगा। अगर ऐसा हुआ तो बहुत बुरा होगा। वो बुरे मैजिशियन विंग से दूर रहे, इस बात का ख्याल रखा जाए। उसी दिन से मिस्टर वी और लेडी वी विंग को और ज़्यादा संभाल कर रखने लगे थे। लेकिन जब विंग 1 महीने का हुआ तब विंग किडनैप हो गया। दरअसल उस दिन मिस्टर वी के घर पे पूजा था और काफ़ी लोग आए थे। लेडी वी ने नन्हे विंग को रूम में सुला रखा था। पूजा खत्म होने के बाद जब वो रूम पहुंची देखा विंग नहीं है। पूरे घर में ढूंढने के बाद वो लोग पुलिस में भी गए थे, फिर भी विंग का कोई पता नहीं चल पा रहा था। उसके बाद लेडी वी की दिमाग में मैजिशियन की कही बात आया। फिर वो दोनों तुरंत अच्छे मैजिशियन के पास पहुंचे और मदद मांगा। इसके बाद अच्छे मैजिशियन ने अपनी पावर से विंग का पता लगाया। फिर पता चला विंग उस बुरे मैजिशियन के हाथ में लग चुका है। 5 दिनों के बाद एक अमावस आने वाला है जिसमें बुरे मैजिशियन विंग का बलि देने की तैयारी कर रहा है। फिर अच्छे मैजिशियन अपने साथ कुछ शिष्य मिस्टर वी और लेडी वी को लेकर एक खंडर जैसी जगह पर पहुंचा। वो सभी धीरे धीरे अंदर जाने लगे। अंदर एक गुफा मौजूद है। जैसे जैसे अंदर जा रहे थे उन सबको ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दे रहा था। कुछ दूर आगे जाने के बाद उन सबको वो बुरे मैजिशियन दिखा जो आंखें बंद करके ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ रहा था और कुछ ही दूरी पर नन्हा विंग को एक घेरे के अंदर रखा गया था। लेडी वी नन्हे विंग को लेने के लिए भागने लगी, लेकिन अच्छे मैजिशियन ने रोक लिया और कहा वो कोई मामूली घेरा नहीं है। घेरे को काफ़ी पावरफुल मंत्रों से बनाया गया है। अगर लेडी वी घेरे को ऐसे ही छुए तो जलकर राख हो जाएगी। फिर अच्छे मैजिशियन ने अपने पास से कुछ फूल निकाला और लेडी वी की पूछने पर बताया ये कोई मामूली फूल नहीं है, ये एक पावरफुल गॉडेस की फेवरेट फूल है जो किसी भी नेगेटिव एनर्जी को ख़त्म कर सकता है। फिर लेडी वी और मैजिशियन घेरे के पास पहुंचे। मैजिशियन ने कहा वो घेरे को तोड़ देगा और लेडी वी विंग को लेकर भाग जाए, चाहे कुछ भी हो जाए ना रुके, बस बच्चे को यहाँ से दूर लेकर जाए। फिर मैजिशियन फूल को विंग के ऊपर रखकर कुछ मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही देर में घेरा टूट गया। फिर इशारा करने पर लेडी वी नन्हे बेटे को लेकर भाग गई। घेरे के टूटते ही बुरे मैजिशियन भी उठ खड़ा हुआ, लेकिन तब तक लेडी वी नन्हे विंग को लेकर भाग चुकी थी। अपने पीछे उसे बुरे मैजिशियन की गुस्से भरी आवाज़ से चिल्लाने और अच्छे मैजिशियन की मंत्र पढ़ने की आवाज़ सुनाई दे रही थी। बुरे मैजिशियन बोल रहा था वो विंग का बलि देकर रहेगा और उसे कोई रोक नहीं पाएगा। जो भी हो, उस दिन लेडी वी बिना पीछे मुड़े बस भागती गई और उसके पीछे मिस्टर वी भी मौजूद था, जबकि वो अच्छे मैजिशियन और उसके शिष्य बुरे मैजिशियन को रोक रहे थे। यह सब होने के बाद वी फैमिली ने वो जगह छोड़ने का मन बना लिया और छोड़ भी दिया। फिर कुछ साल बाद जब विंग 5 साल का हो चुका था तब उनके ज़िंदगी में वो मनहूस रात आया जब चिरन ने मिस्टर वी और लेडी वी को मार दिया। मरने के बाद भी लेडी वी यहाँ अपने बेटे के पास रह गई, लेकिन मिस्टर वी नहीं रहा। लेडी वी आज भी जब उस रात को याद करती है दिल दहल जाती है। हस्बैंड का दर्द भरी चीखें उसके कानों में आज भी गूंजती है। खून से सना हुआ हस्बैंड का चेहरा उसके नज़रों के सामने आ जाता है और चिरैन के लिए उसकी नफ़रत और बढ़ जाती है। ये सब सुनने के बाद विंग को सदमा सा लग गया। जब डॉक्टर फेंग ने गौर किया, आवाज़ लगाने लगा। हालात देखने के बाद लेडी वी चुप हो गई और डॉक्टर फेंग विंग को चेक करने लगा, लेकिन कुछ बड़बड़ाते हुए विंग बेहोश हो गया।
लेडी वी पूछने लगी आखिर उसके बेटे को हुआ क्या है। तो डॉक्टर फैंग ने बताया घबराने की बात नहीं है, बस अचानक से इतनी सारी बातें पता लगने के वजह से दिमाग पर जोर पड़ा है और विंग प्रेग्नेंट भी है, इसलिए कमज़ोर है। साथ ही लगभग 4 दिनों से विंग ने ठीक से खाना नहीं खाया है। जितना हो सके उतना जल्दी विंग को हॉस्पिटल लेकर जाना होगा, विंग को इलाज की ज़रूरत है। लेडी वी ने पूछा क्या चिरेन ने इससे भी बुरा और कुछ किया है। डॉक्टर फैंग ने बताया चिरेन ने विंग के पेट पे लात मारा था, लेकिन लेडी वी अभी शांत रहे क्योंकि अभी विंग को इलाज और लेडी वी की साथ की ज़रूरत है। फिर हॉस्पिटल में विंग नींद में है और वांगजी उसे देख रहा है। फैमिली मेंबर्स भी वहां पहुंच चुके हैं। इन दिनों में जो कुछ भी हुआ डॉक्टर फैंग ने सब बता दिया, जिसे सुनने के बाद वांगजी का आंखें गुस्से से लाल हो गया और वही मौजूद लेडी वी वांगजी को ही गौर से देख रही है। शायद ये लड़का वाकई विंग से बहुत प्यार करता है। वही चिंग हैंगजुन ने कहा उसका गगर ये सब भी कर सकता है, उसे यकीन नहीं हो रहा। डॉक्टर फैंग ने कहा चिरेन बहुत गिरा हुआ इंसान है, ये सच है। तभी सभी को विंग की करहाने की आवाज़ सुनाई दिया। वांगजी तुरंत ही करीब पहुंचा और उठने में मदद करने लगा। विंग को एहसास हुआ उसका हस्बैंड उसके पास है। वह तुरंत गले लगाकर आंसू बहाने लगा और वांगजी ने भी कस पकड़ लिया। डॉक्टर फैंग ने सभी को बाहर जाने का इशारा किया। फिर वंगशन के अलावा सारे लोग बाहर निकल गए। बाहर चिंग हैंगजुन ने डॉक्टर फैंग का हाथ पकड़ लिया। मिस्टर फैंग, थैंक यू सो मच विंग को बचाने के लिए। अगर तुम सही वक्त पर कॉल करके नहीं बताते तो हम शायद कभी विंग को ढूंढ नहीं पाते, और शायद मुझे भी ये पता नहीं चलता मेरा गगत चिरेन इतनी गिरी हुई हरकत भी कर सकता है। मिस्टर लैन एक सिर्फ गिरा हुआ इंसान ही नहीं बल्कि खूनी भी है। यह सुनने के बाद चिंग हैंगजुन कंफ्यूज नज़र से देखने लगा। मिस्टर लैन ने कुछ ऐसे भी काम किया है जो माफ़ी के लायक नहीं है, जिसका अंजाम बहुत बुरा होगा। वही अंदर विंग बस वांगजी को ही देखे जा रहा है और वांगजी ने उसे कस बाहों में भर रखा है, साथ ही बहुत गहरी सोच में डूबा हुआ है। तुम क्या सोच रहे हो? वाकई ये कुछ दिन मेरे लिए हजारों सालों के बराबर था। मैंने तुम्हें बहुत याद किया विंग। तुम लापता हो गए थे। जब तुम्हारा कोई पता नहीं चल रहा था मैं बहुत डर गया था। मैं उन लोगों को नहीं छोड़ूंगा जिसने तुम्हें चोट पहुंचाने की कोशिश किया है। वांगजी, मैंने कुछ पूछा। तुम क्या सोच रहे हो? तुम बात क्यों नहीं कर रहे? अब जाके वांगजी ने फॉरहेड पे किस किया। कुछ नहीं, तुम ये बताओ अब कैसा लग रहा है? मैं ठीक हूँ, अब अच्छा लग रहा है। उसने वांगजी का हाथ अपने पेट पर रखा। वांगजी को ये आम बात लगा। उसने पूछा विंग को क्या हुआ है, क्या पेट में दर्द हो रहा है? विंग ने नहीं में सर हिलाया और वांगजी के हाथ को पेट पर दबाने लगा। तो वांगजी ने पूछा क्या विंग भूखा है, क्या वो विंग के लिए खाना लेकर आए? इस बार विंग ने हाथ हटा दिया और घूरने लगा। वांगजी कंफ्यूज नज़र से देखने लगा। फिर पूछा क्या हुआ है बताए, क्या विंग को पेट में कोई दिक्कत हो रहा है? विंग उसे बताए वो डॉक्टर को बुला लाएगा। वांगजी परेशान है ये देखकर विंग इमोशनल होने लगा और उसने वापस हाथ पकड़ लिया। विंग ने कहा नहीं वो बिल्कुल ठीक है, वो कुछ बताना चाहता है। वांगजी ने कहा हाँ बताए। विंग ने करीब बुलाया और वांगजी करीब हो गया, जिस वजह से दोनों का चेहरा बहुत करीब हो गया और विंग ने हाथ हस्बैंड के गले पे लपेटकर अपने तरफ खींच लिया, जिस वजह से दोनों का होठ आपस में टकरा गया। हालात रोमांटिक होने लगे और वही मौजूद लेडी वी शर्म से पानी पानी होने लगी। फिर लेडी वी बाहर निकल गई और वही बाहर डॉक्टर फैंग फैमिली मेंबर्स को सच्चाई बता रहा था। वही दूसरी तरफ चिरेन और मैजिशियन एक खास तरह की पूजा करने के लिए एक गुफा के पास गए हुए थे। वापस लौटते हुए उन दोनों को काफ़ी वक्त लग गया। खैर अभी वो लोग मैजिशियन की गुफा के अंदर पहुंच गए, लेकिन उन्हें कोई नज़र नहीं आया और दोनों ही एक दूसरे को देखने लगे। कुछ कदम आगे करने के बाद चिरेन डॉक्टर फैंग को आवाज़ देने लगा। इतना आवाज़ देने के बाद भी उसे जवाब नहीं मिला, तो वो गुफा के हर कोने को घूर घूर कर देखने, साथ ही डॉक्टर फैंग को भी आवाज़ देने लगा। वही मैजिशियन भी आंखें बंद करके कुछ मंत्र का जाप करने लगा। कुछ पल बाद चिरेन को मैजिशियन की गुस्से भरी आवाज़ सुनाई दिया जो कह रहा है उन्हें ढूंढना बंद करो, वो जा चुके हैं। चिरेन ने पूछा आखिर मैजिशियन का मतलब क्या है? सवाल सुनने के बाद मैजिशियन हंसने लगा। वो जो तेरे साथ आया था तेरा दोस्त, उसी ने भगाया, उसी ने तेरे पीठ पर छुरा मारा। मैजिशियन की हंसी गुफा में गूंजने लगा और वही चिरेन को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ।
फिर मैजिशियन ने चिरेन को घर लौटने कहा, लेकिन चिरेन मैजिशियन की तरफ देखने लगा। डर मत, मैं संभाल लूंगा, चिंता मत कर। जा, घर जा। चिरेन, जो कुछ बोलने की हाल में नहीं है, वो घर लौटने लगा। वही गुस्से के मारे मैजिशियन की आंखें लाल हो चुका है। मुझसे बचना इतना आसान नहीं है। मैं बहुत जल्द तेरे पास आऊंगा, तब देखता हूँ तुझे कौन बचाएगा। और अब तो और भी ज्यादा शक्तियाँ मिलेंगी मुझे, क्योंकि तेरे जैसा एक और जो आने वाला है। वो फिर से पागलों की तरह हंसने लगा। इस तरफ मैजिशियन कुछ बड़ा करने का सोच रहा है, और वही दूसरे तरफ चिरेन के चेहरे से पता नहीं चल रहा आखिर वो सोच क्या रहा है। उस तरफ रोमांस के बाद विंग ने प्रेगनेंसी के बारे में बता दिया, जो सुनने के बाद वांगजी विंग से थोड़ा दूर हो गया। वो हैरान भरी आवाज़ से पूछने लगा, आखिर विंग ने क्या कहा? तो विंग ने फिर से वही बात दोहराया जो उसने कुछ पल पहले बताया था, लेकिन वांगजी के तरफ से कोई जवाब नहीं मिला, जो देखकर विंग को थोड़ा घबराहट होने लगा, क्योंकि उसे लगा शायद वांगजी को ये बच्चा नहीं चाहिए। उसने सोचना तब बंद किया जब वांगजी ने गले लगाया। वांगजी बताने लगा कि वो बहुत खुश है, वो बता नहीं सकता, उसकी खुशी बहुत ज़्यादा है। लेकिन वही मौजूद एक दूसरा काला साया खिड़की से उन दोनों को घूर रहा है। खैर, फिर विंग को घर लाया जा चुका था। शाम के वक्त सभी डिनर के लिए नीचे पहुँचे। वांगजी ने भी संभाल कर विंग को डाइनिंग टेबल तक पहुँचाया और सभी डिनर करने लगे। विंग बीच में बैठा है, जबकि वांगजी और मैडम लैन साइड साइड में बैठे हुए हैं, और दोनों ही विंग के प्लेट में खाना दिए ही जा रहे हैं, जिस वजह से विंग को थोड़ा परेशानी हो रहा है, लेकिन उसे अच्छा भी लग रहा है। बस भी करो तुम दोनों, मेरे बच्चे को परेशान क्यों कर रहे हो? उसे अपने पसंद का खाना खाने दो। तुम दोनों उसके पीछे क्यों पड़े हो? आप तो चुप ही रहिए। आपको दिखाई नहीं देता मेरा बच्चा कितना सूख गया है? इसे खाने की ज़रूरत है। मैडम लैन फिर से और खाना देने लगी। इसी बीच वांगजी ने विंग के बारे में बता दिया, जिसे सुनने के बाद जाहिर सी बात है सारे लोग सरप्राइज हो गए। किसी के तरफ से कोई जवाब नहीं आया, जो देखने के बाद वांगजी थोड़ा हंस पड़ा और चिंगहेंजुन यानली होश में आया। फिर यानली ने विंग को गले लगा लिया। सिचेन ने भी भाई को गले लगा लिया। मैडम लैन भी विंग के सर पर हाथ रखती हुई किस करने लगी। घर खुशियों से भर गया। साथ ही मैडम लैन विंग से पूछने लगी, आखिर कितना वक्त हुआ है? विंग ने बताया 2 महीना। घर खुशियों से भर गया। कोई हंस रहा है तो कोई मुस्कुरा रहा है, और यही सब बाहर मौजूद काला साया यानी ब्लडी वैम्पायर नफरत भरी नज़र से देख रहा है। उसके आंखों में इतना नफरत है कि उसकी मन चले तो अभी इन सारे लोगों को अपनी आंखों से ही जलाकर मार डाले, लेकिन वो वहाँ से गायब हो गया। दूसरे तरफ मैजिशियन ध्यान कर रहा है। कुछ देर बाद वैम्पायर उसके पास पहुंचा। मैजिशियन ने आंखें खोला। उसके आंखों में भी वही नफरत है जो कुछ देर पहले वैम्पायर के आंखों में था। मैजिशियन ने पूछा, वैम्पायर अपना काम कब शुरू करने वाला है? तो वैम्पायर ने कहा उसने अपना काम शुरू कर दिया, जल्द ही वो वांगजी को अपने काबू में कर लेगा। जैसे कि उन दोनों में बात हुआ ही था कि उसे वांगजी चाहिए। फिर मैजिशियन वांगजी के फैमिली के साथ जो भी करे उसे फ़र्क नहीं पड़ता। मैजिशियन ने कहा, ठीक है, लेकिन एक बात कान खोल कर सुन ले। विंग और विंग के पेट में पल रहे बच्चे को कुछ नहीं होना चाहिए। हाँ में सर हिलाने के बाद वैम्पायर वहाँ से गायब हो गया। वही कुछ ही दूरी पे चिरेन बैठा हुआ है। उसने पूछा, क्या वो साया सब कुछ ठीक से कर पाएगा? मैजिशियन ने कहा, चिरेन चिंता ना करे, वो कोई मामूली साया नहीं बल्कि ब्लडी वैम्पायर है। वैम्पायर उनका काम बहुत अच्छे से कर देगा। चिरेन ने हाँ में सर हिलाया और पूछा, डॉक्टर फैंग और लेडी वी का क्या करना है? मैजिशियन ने कहा, इस बारे में चिरेन चिंता ना करे, आगे क्या करना है वो देख लेगा। चिरेन बस शांति से बैठा रहे। हाँ, अब चुपचाप बैठने के अलावा मैं कुछ और नहीं कर सकता। उम्मीद है वो वैम्पायर बहुत जल्द ही अपना काम पूरा कर देगा। उस तरफ वंगशन आराम से सोया हुआ है। तभी विंग को महसूस हुआ उसके पास कोई है जो उसके पेट पर नाखून लगा रहा है। उसे एक भयानक साया दिखाई दिया जो अपने नाखून को पूरी तरह उसके पेट के अंदर लगा चुका है और हाथों से पेट को चीरने की कोशिश कर रहा है। इसी के साथ विंग चिल्लाते हुए जाग गया। उसके आवाज़ को सुनकर पास ही सोया हुआ वांगजी भी जाग गया। उसने विंग को कंधे से पकड़ लिया, लेकिन विंग अभी भी चिल्लाए ही जा रहा है। साथ ही दोनों हाथों से पेट को भी पकड़ रखा है, जैसे उसे डर हो कोई उसके बच्चे को उससे दूर न कर दे।
वांगजी विंग के दोनों कंधों को पकड़ते हुए नाम लेने लगा। आवाज़ सुनकर विंग होश में आया और इधर उधर देखने लगा। ये देखने के बाद वांगजी ने उसका चेहरा पकड़ लिया। फिर विंग बताने लगा उसके बच्चे को कोई मारना चाहता है। कातिल बहुत भयानक था। कातिल के वो भयानक लाल आंखें उसे ऐसे देख रहे थे मानो कातिल इसी वक्त उसे खा जाएगा। विंग के बातों को सुनने के बाद वांगजी कमरे के चारों तरफ देखने लगा, लेकिन उसे कुछ भी नज़र नहीं आया। इसलिए वो शांत करते हुए कहने लगा, कमरे में उन दोनों के अलावा कोई नहीं है। विंग ने कोई बुरा सपना देखा होगा, लेकिन विंग को बहुत दर्द अभी भी महसूस हो रहा है। अंदर जो कुछ चल रहा है ये सब खिड़की के पास मौजूद वैम्पायर देख रहा है। खासकर उसका नज़र वांगजी पे है और वांगजी भी खिड़की के तरफ ही देख रहा है। तभी धीरे धीरे उसका आंखें लाल रंग में बदलने लगा, साथ ही वो भयानक तरीके से मुस्कुराने लगा। फिर सुबह के वक्त विंग आईने के सामने तैयार हो रहा है, लेकिन उसका ध्यान कहीं और है। चाह कर भी वो कल रात के भयानक सपने को भूल नहीं पा रहा। तभी पीछे से आकर वांगजी ने गले लगा लिया। विंग होश में आया और वांगजी को देखकर मुस्कुराने लगा। क्या बात है विंग, तुम्हारा मोस्ट हैंडसम हस्बैंड तुम्हारे सामने है और पता नहीं तुम कहाँ खोए हुए हो। ऐसी कोई बात नहीं है मोस्ट हैंडसम हस्बैंड, मेरा पूरा ध्यान तुम पर ही है। जवाब सुनकर वांगजी ने मुंह फेर लिया। रहने दो, मैं सब समझ रहा हूँ। बात बदलने की कोशिश मत करो, तुम्हारा ध्यान कहीं और था। लेकिन विंग गालों पे चूमने लगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। उसी वक्त दरवाजे के पास मैडम लैन पहुंची और कहने लगी, क्या वांगजी नाराज है? अगर इन दोनों का हो गया हो तो ब्रेकफास्ट कर ले। मैडम लैन को देखते ही वंगशन एक दूसरे से अलग हो गए। फिर विंग का हाथ पकड़ के मैडम लैन ब्रेकफास्ट के लिए लेकर जाने लगी। वही वांगजी काफ़ी ज़्यादा गुस्से में है। उसका आंखें वापस से लाल रंग में बदलने लगा और पूरा चेहरा सफ़ेद पड़ गया। बस कुछ दिन और हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी जी लो, फिर तो सभी को मरना ही है। फिर सारे लोग ब्रेकफास्ट करने लगे और आज डॉक्टर फैंग भी साथ है, क्योंकि वो विंग से मिलने आया हुआ है। ब्रेकफास्ट के बीच ही किसी की भारी कदमों की आवाज़ आने लगा और सभी खाना छोड़कर दरवाजे के तरफ देखने लगे। देखा चिरेन बहुत घमंड के साथ खड़ा है। जाहिर सी बात है उसे देखकर सबको गुस्सा आया, लेकिन विंग डरने लगा। उसे याद है किस तरह चिरेन ने गुफा के अंदर उसे मारा था। यही सोचकर वो मैडम लैन के पीछे छुप गया। दरवाजे के पास मौजूद चिरेन अपनी नज़र घर के चारों तरफ घुमाने लगा और उसका नज़र विंग पे गया। विंग ने भी ये गौर किया कि चिरेन का नज़र तो उस पर ही है, तो वो और अच्छे से छुपने लगा। अभी तक तो चिरेन को भी एहसास हो चुका है कि विंग उससे डर रहा है। यह जानने के बाद उसके चेहरे पे एक शैतानी मुस्कान आ गया और ये बात मैडम लैन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वो हस्बैंड के तरफ देखकर कुछ बोलने का इशारा करने लगी, जिसे देखकर चिंगहेंजुन कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन मैं यहाँ सिर्फ वांगजी से बात करने आया हूँ। कहाँ है वो? क्यों? विंग को इतना चोट पहुंचाकर मन नहीं भरा जो फिर मुंह उठाकर चले आए? चिरेन हंसने लगा। मिसिस लैन, तुम मुझ पर इतना गुस्सा क्यों कर रही हो? मैंने ऐसा भी क्या कर दिया? ये लड़का मुझे शुरू से ही वांगजी के लिए पसंद नहीं था। मैंने तुम सबको कितना समझाया, लेकिन तुम लोग नहीं माने। न जाने इस लड़के ने तुम लोगों पर कौन सा जादू कर दिया। इस घटिया लड़के ने हमारे वांगजी को अपने जाल में फंसा रखा है। तुम सभी इसका असली चेहरा पहचाने। मिस्टर लैन, आज तुमने अपनी हदें पार कर दी। तुम जिसके बारे में बोल रहे हो वो हमारा फैमिली मेंबर है। मिस्टर लैन, किसे समझा रहे हो? वो जो अपनी मर्यादा कब का छोड़ चुका है, जिसने इंसानियत ही भुला दिया। उस इंसान से और क्या रिश्ते की बात करे? मिस्टर चिरेन, अच्छा होगा तुम यहाँ से चले जाओ। फैंग, तुम आस्तीन की सांप, तुमने मुझे धोखा दिया। तुम्हारी इतनी हिम्मत, इसका बदला मैं जरूर लूँगा। तुम क्या बदला लोगे? बदला तो बोलेगी। बच के रहना, तुम्हारा उल्टी गिनती शुरू हो चुका है। उसी वक्त सबको एक तेज आवाज़ सुनाई दिया। देखा सीढ़ियों के ऊपर वांगजी काफ़ी गुस्से में खड़ा है। वो पूछने लगा, आखिर यहाँ हो क्या रहा है? चिरेन ने कहा वो वांगजी से मिलने आया है। जैसे ही वांगजी का नज़र चिरेन पे गया, उसने अपना आपा खो दिया और जल्दबाजी में सीढ़ियों से उतरकर चिरेन पे हमला करने लगा। पिटाई के बाद चिरेन फ्लोर पर गिर गया और साथ ही मुंह और सर से खून निकलने लगा। वही चिंगहेंजुन और सिचेन ने वांगजी को कस पकड़ रखा। फिर डॉक्टर फैंग चिरेन के पास पहुंचा। क्यों? हो गया यमराज का दर्शन? मिस्टर लैन, अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, नहीं तो बहुत बुरी मौत मरोगे। चिरेन ने उठने की कोशिश किया, लेकिन उठ नहीं पाया। वही चिंगहेंजुन और सिचेन जैसे तैसे करके वांगजी को लेकर रूम पहुंचा।
मैडम लैन भी विंग को लेकर रूम पहुंची। उस तरफ डॉक्टर फैंग ने भी चिरेन को पकड़ के मैंसन से बाहर फेंक दिया, जिस वजह से चिरेन खुद को संभाल नहीं पाया और मुंह के बल गिर गया। अगर अब अकल ठिकाने आ गया हो तो दोबारा यहाँ अपना मनहूस चेहरा लेकर मत आना। यह कहकर डॉक्टर फैंग अंदर चला गया। वही डॉक्टर फैंग के जाने के बाद चिरेन अचानक खड़ा हो गया और मैंशन के तरफ देखने लगा। उसका चेहरा लाल हो गया और शैतानी मुस्कान मुस्कुराने लगा। फिर चिरेन मैजिशियन से बात करने गुफा में पहुंचा, लेकिन गुफा में अपने हमशक्ल देखकर वो हैरान हो गया, साथ ही काफ़ी ज़्यादा डर गया। वो पूछने लगा आखिर ये है कौन और उसका रूप लेकर क्यों आया है। चिरेन को लगा शायद ये हमशक्ल कोई भूत है जो उसे मारने के लिए उसी का रूप लिया हुआ है। उसके चिल्लाने की आवाज़ सुनने के बाद मैजिशियन भी चिल्लाते हुए कहने लगा चुप हो जा मूर्ख, एकदम चुप। मैजिशियन का आवाज़ सुनते ही चिरेन एकदम शांत हो गया और चारों तरफ देखने लगा। मैं यहाँ हूँ मूर्ख। यह सुनने के बाद चिरेन हमशक्ल को गुस्से से देखने लगा। तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारे चंगुल में फंस जाऊंगा? मैजिशियन का आवाज निकालकर तुम मुझे बेवकूफ बना रहे हो। मैं तुम्हारे चंगुल में नहीं फंसूंगा, समझे? लेकिन मैजिशियन जोर से चिल्लाने लगा, जो देखकर चिरेन काफ़ी डर गया। फिर देखते ही देखते हमशक्ल मैजिशियन में बदल गया। ये देखकर चिरेन की आंखें फटी की फटी रह गया। मैं कोई आत्मा नहीं हूँ, अब यकीन हुआ? चिरेन घुटनों के बल बैठकर माफ़ी मांगने लगा, जो देखकर मैजिशियन ने गर्दन पकड़ लिया। मन करता है तुझे मार डालूं। लेकिन चिरेन हाथ जोड़कर माफ़ी मांगने लगा, जो देखकर मैजिशियन ने उसे ज़मीन पर पटक दिया। ऐसा नहीं होना चाहिए था। आखिर ऐसा कैसे हो गया? आखिर क्या हुआ जिससे आप इतने गुस्से में हैं? मैजिशियन ने बताया वांगजी पर काबू पाने के लिए उसने वैम्पायर को भेजा था और वैम्पायर ने अपना काम सही से किया या नहीं वही देखने वो चिरेन बनकर लैन मैंशन गया था। लेकिन वहाँ वांगजी तो बिल्कुल ठीक है। साथ ही वांगजी ने उसे चिरेन समझकर काफ़ी मारा भी। आपके भेजे हुए वैम्पायर वांगजी के पास पहुंचा तो होगा ना? यह कहकर चिरेन जोर जोर से हंसने लगा और मैजिशियन ने पीछे पलटकर देखा। ये तो वही वैम्पायर है जो चिरेन बनकर आया है। इससे ज़्यादा मैजिशियन और कुछ समझ पाए। वैम्पायर ने उस पर हमला कर दिया और मैजिशियन ने अपना बचाव किया, लेकिन इस बीच उसे काफ़ी चोट लग गया। फिर भी किसी तरह वो वैम्पायर पे हावी हो गया और वैम्पायर को अपने वश में कर लिया। फिर पूछा आखिर वैम्पायर किसके वश में था। वैम्पायर ने कहा उसे ठीक से याद नहीं है, लेकिन उस पर काबू करने वाली एक बहुत ही पावरफुल आत्मा थी और उस आत्मा ने कही थी जब तक वो है उसके फैमिली पर कोई नज़र नहीं डाल सकते। इतना कहकर वैम्पायर वहाँ से गायब हो गया। अच्छा, तो तू है। मेरे भेजे हुए वैम्पायर को तू ही वश में कर सकती है, लेकिन मुझे कैसे अपने वश में करेगी? आखिर विंग को खत्म करने से तू मुझे कैसे रोक पाएगी? ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। वही मौजूद लेडी हुई मैजिशियन की ये सारी बातें सुन रही है, साथ ही डॉक्टर फैंग भी। अब क्या करोगी? इसके भेजे हुए वैम्पायर को तो तुमने किसी तरह वहाँ से निकाल दिया, लेकिन अब तुम्हारी शक्तियाँ भी धीरे धीरे कम हो रही है। हाँ, मेरी शक्तियाँ कम हो रही है, लेकिन मैं अपने बच्चों को उस मैजिशियन के हवाले तो नहीं कर सकती। मुझे कुछ सोचना होगा। मुझे एक तरीका पता है जिससे तुम्हारी शक्तियाँ दोगुनी हो जाएगी। तो फिर मुझे बताओ, मैं कैसे अपनी शक्तियाँ बढ़ा सकती हूँ? यहाँ से 1000 किलोमीटर दूर एक अनोखा ब्लू लेक है। वहाँ गोल्डन लोटस खिलते हैं। मैंने सुना है अगर कोई सच्ची दिल और आत्मा से वहाँ रहकर 1 साल तक तपस्या करे तो उस ब्लू लेक में एक गोल्डन लोटस खिलता है, और उसे अगर कोई आत्मा या इंसान छू ले तो वो काफ़ी ज़्यादा शक्तिशाली हो जाता है। लेकिन मुझे ये नहीं पता वो गोल्डन लोटस खिलने में कितना वक्त लेगा। 1 साल भी लग सकता है या फिर 1 जन। लेडी हुई ने कही उसे जाना ही होगा अपने बच्चों और परिवार को बचाने के लिए। फिर उसने डॉक्टर फैंग का हाथ पकड़ के कहा जब वो यहाँ से चली जाए तब डॉक्टर फैंग विंग का ख्याल रखे। डॉक्टर फैंग के सिवा वो और किसी पर यकीन नहीं कर सकती। वांगजी को वश में करने के लिए मैजिशियन बुरी आत्माओं को भेज रहा है। उस वैम्पायर ने तो लगभग वश में कर ही लिया था। डॉक्टर फैंग ने कहा वो समझ रहा है अभी बहुत बड़ी मुसीबत आते आते टली है। वो लोग वंशन को अकेला नहीं छोड़ सकते। लेडी हुई चिंता ना करे, विंग उसका भी बच्चा है। वो विंग और विंग के बच्चे का अपने बच्चों की तरह ख्याल रखेगा।
लेडी वी को जल्द से जल्द उस लोटस को हासिल करना होगा ताकि वो लोग मैजिशियन का काम तमाम कर सके। फिर लेडी वी वहाँ से गायब हो गई। लेडी वी के जाने के बाद डॉक्टर फैंग परेशान दिखने लगा। उसके पीछे एक परछाई भी मौजूद है जो धीरे धीरे उसके तरफ बढ़ रहा है। डॉक्टर फैंग तो अपने ही ख्याल में डूबा हुआ है। करीब पहुंचकर परछाई ने उसके कंधे पर हाथ रखा और डॉक्टर फैंग शैतानी मुस्कान मुस्कुराने लगा। साथ ही उसके आंखें भी लाल रंग में बदलने लगा। आ गए। इतने देर कहाँ लगा दिया मिस्टर लैन? बस कुछ काम निपटाने में देर हो गया। तुम्हारा काम कैसा चल रहा है? काम ठीक चल रहा है। बहुत जल्द ही लेडी वी यहाँ से चली जाएगी और हम विंग को अपने वश में कर लेंगे। लेकिन हमें वांग जी का भी कुछ करना होगा। मिस्टर लैन, तुम चिंता क्यों करते हो? मैं हूँ ना। यूं ही मैंने अपनी आधी जिंदगी ब्लैक मैजिक में महारत हासिल करने में नहीं लगाया है। लेडी वी को लगती है उसने वांग जी पे वश करने वाले वैम्पायर को निकाल फेंका, लेकिन उसे क्या पता उसे रास्ते से हटाने के लिए वो सब हमारा ही चाल था। वांग जी को वश में करने के लिए मैजिशियन ने कोई कमज़ोर आत्मा को नहीं बल्कि एक ब्लडी वैम्पायर को भेजा जो वांग जी के सोचने समझने की पावर को ख़त्म कर देगा। विंग को लगेगा उसके साथ वांग जी है, लेकिन वांग जी के बॉडी में मैजिशियन का गुलाम होगा। जिसे जो ऑर्डर दिया जाएगा वैम्पायर वही करेगा। दरअसल डॉक्टर फैंग मैजिशियन का स्टूडेंट है। जब डॉक्टर फैंग का पिता आखिरी सांस ले रहा था तब उसके पिता ने उसे मैजिशियन के पास भेजा था और कहा था वो मैजिशियन का साथ कभी ना छोड़े और हमेशा मैजिशियन की खुशी के लिए सारा काम करे। डॉक्टर फैंग का पिता एक बहुत पावरफुल मैजिशियन बनना चाहता था, लेकिन गलत विधि से पूजा हो जाने के वजह से उसके पिता के ऊपर नेगेटिव एनर्जी हावी हो गया और उसका पिता तड़प तड़प कर मर गया। डॉक्टर फैंग उस रात को कभी नहीं भूल सकता। उसके आंखों के सामने उसका पिता तड़प तड़प कर मर गया। उसे वो दर्द भरी चीखें आज भी याद है। अगर उस वक्त मैजिशियन ने उसे संभाला नहीं होता तो शायद आज वो जिंदा नहीं होता। लेकिन जो काम उसका पिता नहीं कर पाया आज उसने कर दिखाया। आज वो ब्लैक मैजिक का लॉर्ड है। मतलब नहीं है, लेकिन होने के आसपास है। जब उसे विंग के प्रेगनेंसी के बारे में पता चला तब उसने ये बात मैजिशियन और चिरेन को बताया। यानी विंग को बचाना उन तीनों का एक चाल था। उनके हिसाब से विंग का बच्चा विंग से भी कई गुना ज़्यादा पावरफुल होगा और उस बच्चे को दुनिया में आने देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि मैजिशियन और डॉक्टर फैंग को और ज़्यादा पावर हासिल हो सके। उसी रात चिरेन को डॉक्टर फैंग का सच पता चला था और उन तीनों ने मिलकर विंग को बचाने का प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक डॉक्टर फैंग विंग को बचाएगा, चिरेन को विलन बनाएगा और खुद अच्छा बनने का दिखावा करेगा। पहले तो चिरेन इसके लिए नहीं माना, लेकिन डॉक्टर फैंग ने याद दिलाया चिरेन ने कितनी गलतियाँ किया है। विंग के माता पिता को मारा, जिस वजह से लेडी वी की आत्मा चिरेन के पीछे पड़ी है। अगर चिरेन उसे उनके प्लान के मुताबिक चलने देगा तो वो चिरेन को लेडी वी की आत्मा से हमेशा हमेशा के लिए छुटकारा दिला देगा। ये उसका वादा है। बात रही फैमिली मेम्बर्स के, हाँ, लैन फैमिली चिरेन का सच जानने के बाद भला बुरा बोलेंगे, लेकिन काम हो जाने के बाद वो लैन फैमिली का याददाश्त मिटा देगा। लेडी वी तो डॉक्टर फैंग को अपना दोस्त समझती है, लेकिन डॉक्टर फैंग के हिसाब से लेडी वी एक बेवकूफ़ महिला है क्योंकि लेडी वी उसका असली चेहरा पहचान नहीं पाई। उस तरफ लेडी वी विंग को देखने रूम पहुंची। देखा विंग सो चुका है। वो पास जाकर बैठ गई और बेटे के सर को अपने गोद में लेकर लाड़ प्यार करने लगी। तुम कितने बड़े हो गए हो, अब तो तुम्हारा भी बच्चा होने वाला है। बचपन में तुम हमेशा मेरे हाथों से खाना खाया करते थे। जब भी मैं तुम्हें खाना खिला नहीं पाती थी तब तुम उस दिन खाना ही नहीं खाते थे। तुम्हारे साथ बिताए वो सारे पल हमारे लिए बहुत खास है। जैसे ही उसे हस्बैंड का चेहरा याद आया वो अपनी आंसू रोक नहीं पाई। उसके आंखों के सामने हस्बैंड का हंसता हुआ सुंदर चेहरा आने लगा। विंग, तुम्हें पता है तुम्हारा डैड बहुत अच्छा इंसान थे। वो कभी किसी के साथ धोखा नहीं करते थे, सबको एक समान रखते और मानते थे। जब तुम लगभग 1 साल के थे तब एक बार तुम बीमार हो गए थे। वो बहुत घबरा गए थे और उस दिन काफ़ी बारिश हो रही थी, तेज हवा चल रहे थे। किसी भी डॉक्टर ने घर आने से मना कर दिया था। फिर भी तुम्हारे डैड डॉक्टर को लेने गए और लेकर ही घर लौटे। फिर तुम तो ठीक हो गए थे, लेकिन तुम्हारा डैड
2 महीने तक बीमार रहा। वो तुमसे बहुत प्यार करते थे। अगर आज वो यहाँ होते और उनको पता चलता कि वो ग्रैंडपा बनने वाले हैं, तो उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं होता। तुम हमारे लिए भगवान का दिया हुआ एक अनमोल तोहफा हो। हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं और तुम्हारा डैड जहाँ भी होंगे तुम्हारे लिए बहुत खुश होंगे। तुम्हें अच्छा फैमिली और बहुत प्यार करने वाला हस्बैंड मिला। पहले मुझे वांग जी इतना पसंद नहीं था। मैं नहीं चाहती थी तुम और वो एक हो जाओ। मुझे वो लड़का अकड़ू और काफ़ी घमंडी लगता था। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता मेरी नज़रिया उसके लिए बदल गई। वो रात भर तुम्हारा फ़ोटो देखकर मुस्कुराया करता था। मुझे बहुत गुस्सा आती थी। एक बार वो तुम्हारे फ़ोटो को देखते देखते ऑफिस जा रहा था और मैंने अपना पैर उसके सामने रख दी, जिससे वो मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। मुझे बहुत मज़ा आया था। लेकिन जब मैंने देखा गिरने के बाद भी उसे खुद का चिंता नहीं था, बल्कि फ़ोन की चिंता था जिसमें तुम्हारा फ़ोटो था। जो इंसान तुम्हारे फ़ोटो का इतना ख्याल रख सकता है, हकीकत में वो तुम्हारा भी तो कितना ख्याल रखता। तुम्हारा डैड भी बिल्कुल वांग जी के तरह ही था। मैं कहीं जाने वाली हूँ, तुम अपना और बच्चे का ख्याल रखना। छोड़कर जाने का मन बिल्कुल नहीं है, लेकिन उस मैजिशियन से लड़ने के लिए मेरा जाना जरूरी है। उसने अपनी आंखें बंद की और हवा में एक चमकता हुआ लॉकेट प्रकट हुआ, जिसे उसने बेटे को पहना दिया। ये लॉकेट तुम दोनों का रक्षा करेंगे। जैसे तुम कोई आम नहीं हो, वैसे ही ये बच्चा भी कोई आम बच्चा नहीं होगा। और वो मैजिशियन तुम्हारे साथ साथ इस बच्चे को भी पाने की कोशिश करेगा, और मैं ऐसा कभी होने नहीं दूंगी। जब तक मैं वापस ना आ जाऊँ तब तक अपना ख्याल रखना। लेडी हुई के जाने के बाद विंग ने आंखें खोलकर लॉकेट को पकड़ लिया। जल्दी आना मॉम, आप उस मैजिशियन को हरा देंगे, मुझे यकीन है। वही बगल में सोया वांगी सब कुछ सुन रहा था। वो विंग के तरफ बुरी नज़र से देखने लगा, क्योंकि वो अभी वैम्पायर के वश में है। उसके शरीर में काले निशान बनने लगा और वो गले दबाने के इरादे से अपना हाथ विंग के तरफ बढ़ाने लगा। वांग जी का हाथ उसके एक इशारे से ही खुद ब खुद लंबा होने लगा था। उसे लगा वो बहुत आसानी से विंग को ख़त्म कर देगा, लेकिन हाथ गले के पास पहुंचते ही विंग के चारों तरफ एक घेरा बन गया, जिस वजह से उसका हाथ जल गया और वो तड़पने लगा। अब वैम्पायर वांग जी के शरीर से निकल गया और वहाँ से तुरंत ही गायब हो गया। फिर वांग जी पूरी तरह ठीक हो गया। इन सबसे अनजान विंग ने अब जाकर नज़र पीछे किया। देखा वांग जी नींद में है। धीरे धीरे करीब जाकर वो प्यार भरी नज़रों से देखने लगा, फिर गले लगा लिया। वही दूसरी तरफ वैम्पायर का शरीर धीरे धीरे जल रहा है, जिस वजह से वो चिल्ला रहा है। फिर भी जैसे तैसे करके वो मैजिशियन के पास पहुंचा और चिल्लाते हुए बुलाने लगा। आवाज़ सुनकर मैजिशियन जल्दी वहां पहुंच गया और ब्लडी वैम्पायर का ऐसा हाल देखकर हैरान हो गया। वैम्पायर मदद के लिए चिल्लाने लगा तो मैजिशियन भी अपने पावर से ठीक करने की कोशिश करने लगा, लेकिन पावर काम नहीं कर रहा। फिर मैजिशियन ने एक बार में ही अपने आधे से ज़्यादा पावर का इस्तेमाल वैम्पायर को बचाने के लिए कर दिया। कुछ वक्त बाद वैम्पायर का शरीर धीरे धीरे ठीक होने लगा। जलने की वजह से उसका शरीर बहुत भयानक दिखने लगा था, जिसे देखकर वो चिल्लाने लगा। फिर किसी तरह मैजिशियन ने उसे शांत कर दिया। मैजिशियन ने पूछा आखिर वैम्पायर का ऐसा हाल कैसे हो गया, तो वैम्पायर ने सारी बात बता दिया। आखिर कब तक तुम उस लड़के और उसके बच्चे को बचाओगे? बहुत जल्द ही मैं उसे हासिल कर लूंगा। फिर तुम्हारी आत्मा के 32 टुकड़े करूंगा और इस ब्रह्मांड से गायब कर दूंगा। फिर उसने वैम्पायर को वापस जाकर वांग जी को वश में करने कहा। उस तरफ लेडी हुई उस रहस्यमयी जगह में पहुंच चुकी है। फिलहाल वो चारों तरफ देखने लगी, ये पता करने आखिर उस गोल्डन लोटस तक पहुंचने का रास्ता कहाँ से है। पूरी जगह सफ़ेद कोहरे से घिरी हुई है और एक अजीब सी शांति चारों तरफ छाई हुई है। खैर, लेडी हुई धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। फिर जैसे जैसे कोहरा कम हुआ, उसे अपने सामने एक काफ़ी बड़ा दरवाज़ा नज़र आया। पहले तो वो दरवाजे को घूरने लगी, क्योंकि वो दरवाज़ा पूरी की पूरी सोने का है। फिर जैसे ही उसने दरवाजे को छूने की कोशिश की, एक ज़ोर का झटका लगा, जिस वजह से वो काफ़ी दूर जा गिरी। तभी एक महिला की ज़ोर ज़ोर से हंसने की आवाज़ गूंजने लगी। लेडी हुई खड़ी होकर चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कोई नज़र नहीं आया। इधर उधर क्या देख रही हो? यहाँ देखो, यहाँ।
बस इतना ही सुनाई दिया। फिर वापस से वो महिला ज़ोर ज़ोर से हंसने लगी। लेडी वी भी उस तरफ जाने लगी जिधर से उसे आवाज़ आने का एहसास हुआ था। वही दरवाजे से कुछ ही दूरी पर एक बहुत बड़ा पैर मौजूद है जो दिखने में एकदम अजीब और भयानक है। पैर की टहनियों पर इंसानों के पैर और फूलों की जगह इंसानों के कटे हुए हाथ लगे हुए हैं। साथ ही पैर पर जगह जगह काफ़ी सारी आंखें भी मौजूद है। लेडी वी हैरान भरी नज़र से देखती रही। तभी उसे वापस से महिला की आवाज़ सुनाई दिया। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? चली जाओ यहाँ से। इस बार लेडी वी को पैर के बीचों बीच एक महिला नजर आई जो पैर पे उल्टी लटकी हुई है। महिला की शरीर नीले रंग का और कपड़े काले रंग का है। नाखून भी काफ़ी लंबे लंबे और काले रंग का है। साथ ही सर भी कटा हुआ है और उसने अपनी ही सर को अपने एक हाथ में बालों से पकड़ रखा है। वही सर लेडी वी को देखकर हंस रहा था। तुम यहाँ कर क्या रही हो? यहाँ आना मना है, चले जाओ यहाँ से। बिना डरे लेडी वी करीब पहुंची और यहाँ आने की वजह बताने लगी। लेकिन बातें सुनने के बाद महिला वापस से हंसने लगी। इतना आसान नहीं है उस कमल को हासिल करना। क्या तुम में इतनी ताकत है? तुम्हारे जैसे यहाँ बहुत आए और यही उन सब का नामो निशान मिट गया। देर नहीं हुआ है, अभी भी वक्त है, चले जाओ वापस। मुझे नहीं पता मेरे पास कितनी ताकत है। मैं कर पाऊंगी या नहीं ये भी मुझे नहीं पता। मेरे पास मेरे बेटे के अलावा अब खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर उसे कुछ हो गया तो मैं खुद को कभी माफ़ नहीं कर पाऊंगी। मैजिशियन से उसे बचाने का बस यही एक तरीका है। प्लीज़ मुझे अंदर जाने का रास्ता दिखाइए। लेडी वी की बातों को सुनने के बाद महिला की सर उड़ता हुआ पास पहुंची और लेडी वी के चारों तरफ चक्कर लगाने लगी। कुछ देर बाद महिला ने अपने सर को वापस बुला लिया। मैं माया हूँ, मैं इस पैर पे ही रहती हूँ और तुम्हारे जैसे आत्माओं को कच्ची खा जाती हूँ। लेकिन बदले में लेडी वी ने कोई जवाब नहीं दिया। वो बस शांत रही। बातों का कोई असर नहीं हुआ। ये देखकर माया मुस्कुराने लगी। ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूँगी। यह सुनकर लेडी वी ने राहत की सांस ली और माया एक सांप की तरह रेंगती हुई पैर से नीचे आने लगी। नीचे पहुंचकर उसने अपना सर शरीर से जोड़ लिया और लेडी वी से खुद के पीछे आने कही। फिर दोनों दरवाजे के पास पहुंच गए। माया कुछ लाइन बड़बड़ाने लगी और उसके हाथ से तेज रोशनी निकलकर दरवाजे के दूसरे तरफ चली गई। देखते ही देखते वहाँ एक जादुई आग प्रकट हुआ जिसे देखकर ऐसा लगा जैसे ये आग अभी पूरी दुनिया को जलाकर राख कर देगा। ये देख रही हो, ये कोई मामूली आग नहीं है, बल्कि ये तो एक दिव्य शक्तियों से बना हुआ आग है। इसकी खासियत यह है कि इस आग को कोई बुरे मन का इंसान हो या आत्मा पार नहीं कर सकते। इस आग को पार करके ही तुम उस गोल्डन लोटस की झील तक पहुंच पाओगी। क्या तुम इस आग में जाने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं तैयार हूँ। जैसे ही लेडी वी ने जाने के लिए अपना पहला कदम उठाया, माया ने रोक ली। ये आग पवित्र शक्तियों को मिलाकर बना है। अगर तुम्हारी इरादा अच्छी नहीं है तो ये तुम्हें बुरी तरीके से जलाकर तुम्हारी आत्मा को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देगा और तुम दोबारा जन्म नहीं ले पाओगी। इस आग के बीचों बीच तुम्हें सुनहरे रंग का एक फूल दिखाई देगा। उसका रस तुम्हें मेरे लिए लाना होगा। और हाँ, ये भी बता दो, उस फूल तक पहुंचना इतना आसान नहीं है। अगर तुम उस फूल का रस मेरे लिए नहीं लाई तो मैं सुनहरे कमल की झील का राज तक कभी नहीं बताऊंगी। मैं लेकर आऊंगी। इतना कहकर लेडी वी आग के अंदर चली गई और माया मुस्कुराने लगी। उस तरफ लेडी वी अंदर पहुंची। देखा अंदर बहुत बड़ा बड़ा और भयानक आग की लपटें हैं। वो धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे उसे काफ़ी अजीब महसूस होने लगी। उसने नज़र चारों तरफ घुमाया लेकिन कोई नज़र नहीं आया। वो समझ नहीं पा रही आखिर उसे अजीब क्यों लग रही है। तभी उसे कुछ ही दूरी पर एक जंगल नज़र आया। ये कैसी माया जाल है? एक हरा भरा जंगल, वो भी आग के गोले के अंदर। आखिर उसे जंगल के अंदर जाना चाहिए या नहीं, यही सोचकर वो धीरे धीरे करीब पहुंच गई और बहुत ही मीठी सी खुशबू महसूस हुई। उसने नज़र पीछे किया जहां चारों तरफ सिर्फ और सिर्फ आग मौजूद है और आगे एक हरा भरा जंगल। उसे महसूस हुआ ये मीठी सी खुशबू जंगल के अंदर से आ रही है। खुशबू से वो मदहोश होने लगी और धीरे धीरे जंगल के अंदर चली गई।
वही बाहर मौजूद माया भी अब लेडी वी के पीछे जाने लगी। दूसरी तरफ विंग किचन में काम कर रहा है और कुछ ही दूरी पर बैठा वांगजी मार डालने वाले नज़र से उसे घूर रहा है। वो जाकर विंग के पीछे खड़ा हो गया और गले दबाने की कोशिश करने लगा। तभी मैडम लन ने विंग को आवाज़ लगाई। मैडम लन की आवाज़ सुनकर वांगजी ने गर्दन उल्टा कर लिया और दरवाजे की तरफ देखने लगा। पीछे कातिल खड़ा है, इस बात से अनजान विंग भी बताने लगा कि वो किचन में है। उसी वक्त डॉक्टर फैंग भी लैंड मैंशन पहुंचा और उसका नज़र किचन के अंदर मौजूद वांगजी पे गया। तभी उसे एहसास हुआ दूसरे तरफ से मैडम लैन आ रही है। यह जानने के बाद वो तुरंत भागता हुआ किचन पहुंचा और वांगजी शैतानी मुस्कान के साथ उसे देखने लगा। साथ ही आंखों से मैडम लैन और विंग के तरफ इशारा करने लगा। डॉक्टर फैंग को गुस्सा आया और उसने इशारों में गर्दन सीधा करने कहा, लेकिन वांगजी यानी वैम्पायर ने मना कर दिया, जिस वजह से डॉक्टर फैंग को ब्लैक मैजिक का इस्तेमाल करना पड़ा ताकि वैम्पायर को सबक सिखा सके। लेकिन जैसे ही दोबारा मैडम लैन की आवाज़ सुनाई दिया, उसने छोड़ दिया और जाने का इशारा किया, जिस वजह से ना चाहते हुए भी वैम्पायर को वहाँ से जाना पड़ा। उस तरफ लेडी वी जंगल के काफ़ी अंदर तक पहुंच चुकी है और उसके पीछे पीछे माया भी काफ़ी अंदर तक पहुंच गई। फिर लेडी वी एक बहुत बड़ी फूल के सामने जा रुकी। जो मीठी खुशबू उसे महसूस हुई थी, वो खुशबू इसी फूल की है। फूल की खुशबू से होश खो चुकी लेडी वी को अब फूल ने अपने तरफ खींचना शुरू कर दिया। फूल के असर से उसके आंखों का रंग भी बदलने लगी और वही दूर से देख रही माया को लगी अब बाकियों के तरह ही लेडी वी भी मारी जाएगी। नज़ारा देखकर माया की उम्मीद टूटने लगी, लेकिन लेडी वी के साथ कुछ अलग हुआ। उसे विंग का चेहरा नज़र आने लगी। उसे ऐसा लगा जैसे मैजिशियन विंग को मारने वाला है। लेडी वी विंग का नाम चिल्लाने लगा, जिस वजह से एक बहुत बड़ा नीले रंग की रोशनी उसकी मुंह से निकलकर काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से जाकर फूल के साथ टकरा गया और फूल के टुकड़े टुकड़े हो गए। माया ने देखा लेडी वी ने उस फूल को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया जो दूसरों के आत्माओं को सोख लिया करती थी। ये नज़ारा देखने के बाद माया वहाँ से गायब हो गई और लेडी वी भी होश में आ चुकी है। उसने उस जगह पर हाथ रखा जहाँ कुछ देर पहले फूल मौजूद था। हाथ रखते ही वहाँ से तेज़ रोशनी निकलने लगा, जिस वजह से उसने अपनी आंखें बंद कर ली और जब रोशनी कम हुआ तब आंखें खोलकर देखने लगी। अब वहाँ उसे एक खूबसूरत पौधा नज़र आया जो आग की तरह जल रहा है। वो पौधा ना ज़्यादा छोटा है और ना ही ज़्यादा बड़ा। पौधे पर सिर्फ एक ही फूल मौजूद है, जो देखकर लेडी वी समझ गई कि ये वही फूल है जिसका जिक्र माया ने की थी। फिर जब उसने लेने की कोशिश की तब पौधा कुछ कदम पीछे हट गया। काफ़ी कोशिश करने के बाद भी लेडी वी फूल को हासिल नहीं कर पाई। अब वो फूल और पौधे को ध्यान से देखने लगी। पौधे के चारों तरफ नीले रंग की आँख मौजूद है, जबकि फूल का रंग सुनहरा है। लेकिन कुछ कुछ वक्त में फूल अपना रंग बदलती रहती है। फूल की खुशबू भी काफ़ी अच्छी है और फूल में कोई भी नेगेटिव एनर्जी महसूस नहीं हो रही। अब वो वही घुटनों के बल बैठकर प्रार्थना करने लगी और बेटे को सोचकर आंखों से आंसू बह गई। कुछ देर बाद फूल की टहनियाँ हिलने लगी क्योंकि लेडी वी की आंसू की कुछ बूंदें पौधे पर जा गिरी और पौधा तेजी से जलने लगा। कुछ तो हो रहा है, ये एहसास होते ही लेडी वी ने आंखें खोलकर नज़र किया। देखा पौधे के चारों तरफ मौजूद नीली आग और तेज हो चुका है। देखते ही देखते आग ने भयंकर रूप ले लिया। फिर भी लेडी वी जगह से नहीं हिली। उसने वापस से आंखें बंद कर ली, जिस वजह से आंसू की और एक बूंद पौधे पर जा गिरी और इस बार पौधा वहाँ से गायब हो गया। लेकिन मौजूद सुनहरा फूल हवा में उड़ने लगा। कुछ देर बाद लेडी वी ने आंखें खोला। देखा अब कोई आग मौजूद नहीं है और फूल उसके सामने ही मौजूद है। उसने लेने के लिए हाथ आगे किया और फूल खुद ब खुद जाकर उसके हाथ में गिरी। फिर वो बाहर जाने की रास्ता ढूंढने लगी, लेकिन अचानक ही उसके सामने एक सफ़ेद रोशनी आने लगा और उसे अपने साथ खींच लिया। उसे महसूस हुआ वो वापस वही आ गई है जहाँ से उसने शुरू की थी। चारों तरफ देखने के बाद उसे एक कोने में माया दिखी। करीब जाकर उसने फूल आगे किया और कहा अब उसे गोल्डन लोटस तक पहुँचने का रास्ता बता दे। पहले तो माया ने फूल ले ली और अपने मुंह पर निचोड़ने लगी, जिस वजह से फूल का सारा रस उसके मुंह में जा गिरी और देखते ही देखते माया एक खूबसूरत देवी में बदल गई। मैं इस जंगल की देवी हूँ, साथ ही सुनहरे कमल की रक्षक भी। जो भी यहाँ सुनहरे कमल को हासिल करने के लिए आते हैं, मैं उनकी परीक्षा लेती हूँ और तुम इस परीक्षा में पास हो गई।
अब मैं तुम्हें सुनहरे कमल तक पहुंचाऊंगी। लेडी वी ने हाथ जोड़कर प्रणाम की और माया ने एक मंत्र कही, जिस वजह से एक सुनहरी रोशनी ने लेडी वी को चारों तरफ से घेर ली और दोनों ही वहां से गायब हो गई। कुछ देर बाद दोनों एक अलग ही दुनिया में पहुंच गए। बड़े और ऊंचे ऊंचे पहाड़, रंगों से भरा हुआ आसमान, बहुत सारी सुनहरे रंग की तितलियाँ जिससे सुनहरी रोशनी भी निकल रही है, काफ़ी सारे पैर जिस पर तरह तरह की फूल लगे हुए हैं, सुंदर चिड़िया जो अपने ही धुन में गा रही है। कुछ दूर चलने के बाद एक झरना मिला जहां उन दोनों ने कदम रोक ली। झरने के अंदर से हल्की हल्की नीली रोशनी निकल रही है और साथ ही काफ़ी सारे लोगों की गाना गाने की आवाज़ भी आ रही है। माया ने बताई झरने के अंदर ही वो कमल है जिसे लेडी वी ढूंढ रही है, अब जाए और हासिल कर ले। लेडी वी ने पूछा क्या माया उसके साथ नहीं जाएगी, तो माया ने कही नहीं, उसका काम बस यही तक था। एक बार शुक्रिया अदा करके लेडी वी झरने के अंदर चली गई। अंदर पहुंचकर देखा कोसों मील दूर तक पानी फैला हुआ है जो बिल्कुल नीले रंग का है। पानी की चमक ऐसी है मानो करोड़ों ब्लू डायमंड मौजूद हो, इसलिए इस जगह को ब्लू लेक कहा जाता है। लेडी वी कदम बढ़ाने ही वाली थी, तभी तुम कौन हो और यहाँ कैसे चली आई? आवाज़ सुनकर लेडी वी चारों तरफ देखने लगी, लेकिन कोई नज़र नहीं आ रहा। अरे इधर उधर क्यों देख रही हो? मैं यहाँ हूँ, यहाँ नीचे नीचे देखो। लेडी वी ने नज़र नीचे किया जहाँ उसे बहुत सारे कमल दिखाई दिया। आधे कमल सफ़ेद रंग के और आधे कमल नीले रंग के हैं, जिनकी आंखें और मुंह भी है। सफ़ेद कमल पुरुष और नीले कमल महिला है। अभी जो कमल बात कर रहा है उसका नाम है बाइलियांगहुआ और वो पुरुष है। तुमने मेरे सवालों का जवाब नहीं दिया। कौन हो तुम और यहाँ कदम रखने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? आप आराम से भी तो बात कर सकते हैं। लैनलियांगहुआ, माय वाइफी, तुम्हें दिखाई नहीं दे रही? हमारे यहाँ एक घुसपैठिया घुस गई है और तुम मुझे घुसपैठिया से प्यार से बात करने बोल रही हो। क्या आप नहीं जानते यहाँ कोई बुरी शक्ति नहीं आ सकती? आप भूल गए ना? अगर ये यहाँ आ चुकी है इसका मतलब है कि ये कोई बुरी आत्मा नहीं है और मुझे कोई भी नकारात्मक ऊर्जा महसूस नहीं हो रही। जरूर इसे देवी माया ने भेजी होगी, तो आप थोड़ा शांति से काम ले सकते हैं। गुस्से से आपकी ये दूध जैसी सफेद पंखुड़ियाँ लाल हो रही है। तुम भी ना लैनलियांगहुआ, वैसे तुम ठीक कह रही हो, मुझे आराम से बात करना चाहिए। मैं हूँ बाइलियांगहुआ और ये मेरी पत्नी है लैनलियांगहुआ। हम यहीं रहते हैं, ये हमारा घर है। तुम कौन हो और यहाँ कैसे पहुँची? तुम मुझे लेडी हुई बुला सकते हो। मैं यहाँ गोल्डन लोटस को हासिल करने आई हूँ। उसे हासिल करना इतना भी आसान नहीं है। मैं जानती हूँ। तुम्हें यहाँ आने का पूरा वजह बताना होगा। और हाँ, ये मत समझना कि मैं झूठ पकड़ नहीं पाऊँगा, तो झूठ बोलने की कोशिश भी मत करना। तुम मुस्कुरा क्यों रही हो? लेकिन लेडी हुई ने कोई जवाब नहीं दिया और शुरू से लेकर आखिर तक सब बात बताई। मैजिशियन के बारे में सुनकर सारे कमल घबरा गए। वो मैजिशियन कोई आम मैजिशियन नहीं है, हमने भी उसके बारे में सुना है। ये अच्छा है कि तुम उसे ख़त्म करने की तैयारी कर रही हो। उस मैजिशियन ने भी काफ़ी वक्त पहले सुनहरे कमल को काफ़ी बार हासिल करने की कोशिश किया था, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुआ। और इतने सालों बाद हम आज यहाँ किसी को देख रहे हैं। तुम्हारा स्वागत है लेडी वी। फिर लेडी हुई ने पूछा उसे वो सुनहरे कमल किस तरह मिल सकती है। बाइलियांगहुआ ने बताया सरोवर के बीचों बीच एक पैर मौजूद है जहाँ लेडी हुई को खड़े होकर तपस्या करनी होगी। फिर जैसे ही लेडी हुई की शक्तियाँ एक घेरे में बदलने लगेगी, सुनहरा कमल पवित्र शक्तियों को महसूस करके प्रकट हो जाएगी। फिर सुनहरा कमल के आज्ञा से लेडी हुई सुनहरे कमल को हासिल कर पाएगी। चलो हम आपको सरोवर के बीचों बीच ले चलते हैं जहाँ आपको तपस्या करनी है। कुछ वक्त बाद वो लोग सरोवर के बीचों बीच पहुँच गए, लेकिन वहाँ मौजूद पानी का रंग सफ़ेद है। लेडी हुई ने पूछा आखिर यह पानी का रंग सफ़ेद क्यों है। बाइलियांगहुआ ने बताया यह जगह पवित्रता को दर्शाता है। इस जगह पर काफ़ी सारे लोगों की दिव्य शक्तियाँ हैं जो तपस्या करने वालों को शक्तियाँ प्रदान करते हैं। लेडी हुई यहाँ तपस्या शुरू करे और उस मैजिशियन को ख़त्म कर दे। लेडी हुई ने कही वो अपनी पूरी कोशिश करेगी।
फिर वो अपनी एक पैर पर खड़ी हो गई। उसकी तपस्या पूरी हो इसलिए सभी कमल उसे आशीर्वाद देने लगे। फिर तपस्या शुरू करने का इशारा किया। धीरे धीरे बेटे को याद करते हुए लेडी हुई ने आंखें बंद कर ली। उसकी तपस्या शुरू होते ही सारे कमल वहाँ से चले गए। फिर वक्त बीतता गया और विंग के प्रेगनेंसी को 9 महीना हो गया, लेकिन आज वो उदास है। तभी वह मैडम लैन पहुंची और पास बैठ गई। विंग को एहसास हुआ उसके सिर पर हाथ रखकर कोई पास बैठा है। नज़र उठाकर देखा तो मैडम लैन की मुस्कुराती चेहरा दिखाई दिया। मैडम लैन ने पूछा आखिर विंग को क्या हुआ है, लेकिन विंग ने कहा कुछ नहीं। फिर भी मैडम लैन के पूछते रहने पर विंग ने बता ही दिया कि दरअसल पिछले कुछ महीनों से वांग जी का बर्ताव उसे कुछ ठीक नहीं लग रहा। मैडम लैन ने पूछा क्या वांग जी विंग के साथ गलत बर्ताव कर रहा है, लेकिन विंग ने कहा ऐसा नहीं है, बस पिछले 5 महीनों में उसे ये महसूस हुआ कि अब वांग जी उस पर पहले की तरह प्यार नहीं जताता। बहुत ही अजीब नज़रों से बेबी बम को घूरता रहता है। उसने ये काफ़ी बार नोटिस किया है कि ज़्यादातर रात के वक्त वांग जी घर में नहीं होता। इस बारे में उसने काफ़ी बार पूछने की कोशिश किया, लेकिन वांग जी कहता है विंग बस अपने काम से काम रखे। विंग का बात सुनकर मैडम लैन सरप्राइज हो गई। उसने कही विंग चिंता ना करे, वो इस बारे में बेटे से बात करेगा। फिर रात के 1 बजे सभी सोए हुए हैं। वही वांग जी लड़खड़ाते कदमों से रूम के तरफ बढ़ रहा है। उसके हाथ में वाइन का बोतल है जिसे वो पिए ही जा रहा है। फिर वो रूम के अंदर पहुंच गया। देखा विंग गहरी नींद में है। फिर उसने सारा वाइन एक ही घूंट में ख़त्म कर दिया और धीरे धीरे विंग के पास पहुंच गया। फिर वही हर बार की तरह बेबी बम्प में घूरते हुए शैतानी मुस्कान मुस्कुराने लगा और बड़े बड़े नाखून बेबी बम्प में चुबाने की कोशिश करने लगा। लेकिन बेबी बम्प से एक तेज रोशनी निकला और सीधे उस पर हमला कर दिया, जिस वजह से वो दूर जा गिरा और वैम्पायर वांग जी के शरीर से निकल गया और वांग जी नीचे गिर गया। ये सब होने के बावजूद वैम्पायर विंग के पेट में घूरने लगा, जहाँ से अभी भी हल्की हल्की रोशनी निकल रहा है। फिर उसने वांग जी के शरीर को वापस से अपने वश में कर लिया और विंग को घूरते हुए रूम से निकल गया। कुछ पल बाद विंग ने जाग कर देखा उसके बगल में वांग जी नहीं है। धीरे उठकर वो बैठ गया और नज़र कुछ ही दूर में पड़ा वाइन के बोतल पर गया, जिसे देखकर वो हैरान हो गया क्योंकि इस घर में मौजूद कोई भी ड्रिंक नहीं करता। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी किसी जानवर की हल्की चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दिया। उसने नज़र उस तरफ किया जहाँ से आवाज़ आया था। खिड़की भी खुला हुआ है। करीब पहुंचकर वो गार्डन के तरफ देखने लगा, लेकिन नज़ारा देखने के बाद वो सर से लेकर पाँव तक कांपने लगा। गार्डन में वांग जी ने एक खरगोश को गर्दन से पकड़ रखा है और बहुत ही अजीब और गंदे तरीके से खरगोश का खून चूस रहा है। खून चूसने के बाद उसने बहुत ही अजीब तरीके से अपने मुंह का इस्तेमाल करके खरगोश का सर और धड़ अलग कर दिया। फिर सर को बड़े ही मज़े के साथ खाने लगा। ये देखने के बाद विंग के मुंह से चीख निकल गया, जो सुनकर वांग जी ने नज़र खिड़की के तरफ किया। फिर बहुत ही शैतानी मुस्कान के साथ विंग के सर को धड़ से अलग करने का इशारा करने लगा। ये नज़ारा देखने के बाद एक पल के लिए भी विंग वहाँ नहीं रुका और नीचे मैडम लैन के पास जाने लगा। लेकिन जैसे ही वो सीढ़ियों से नीचे उतरने वाला था, वांग जी ने उसे पकड़कर खींच लिया। विंग ने देखा वांग जी का चेहरा पूरा काला पड़ा हुआ है और आंखें बहुत ही बड़ी और लाल है। साथ ही 2 नुकीली दांत भी नज़र आ रहा है। मुंह खून से लथपथ है। ये सब देखने के बाद भी विंग ने घबराते हुए हस्बैंड का नाम लिया, लेकिन वांग जी ने उसे ऊपर से नीचे धक्का दे दिया, जिस वजह से वो नीचे जा पहुंचा और उसका पेट फ्लोर पर लग गया। उसे इस हाल में देखकर वांग जी यानी वैम्पायर जोर जोर से हंसने लगा। आवाज़ सुनकर सारे लोग जाग गए और उस तरफ आने लगे, जो देखकर वैम्पायर वहां से गायब हो गया। फिर विंग को हॉस्पिटल ले जाया गया। उसके हालत को देखकर डॉक्टर ने तुरंत ऑपरेशन करने की बात कहा। कोई तय नहीं कर पा रहे थे, इसलिए सिचन ने परमिशन दे दिया। फिर 6 घंटे बाद डॉक्टर ऑपरेशन रूम से बाहर निकला। डॉक्टर को देखते ही मैडम लैन दौड़ती हुई पहुंची और विंग के बारे में पूछने लगी। डॉक्टर ने बताया विंग को बेटी हुई है और बच्ची बिल्कुल ठीक है, लेकिन शब्द सुनते ही मैडम लैन ने पूछा लेकिन क्या, विंग ठीक तो है ना? डॉक्टर ने कहा सर पर काफ़ी ज़्यादा चोट लगने की वजह से विंग कोमा में जा चुका है। यह सुनने के बाद फैमिली मेंबर्स हैरान हो गए। वही मैडम लैन और यानली की आंसू बहने लगी। चिंगहांगजुन ने पूछा विंग को कब तक होश आएगा? डॉक्टर ने कहा कुछ कहा नहीं जा सकता, 1 घंटा भी लग सकता है और 1 महीना भी। तभी वहाँ वांग जी पहुँच गया। उसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने मानो उसका जान ही निकाल लिया हो।
वो तुरंत ही विंग के बारे में पूछने लगा। मैडम लैन ने जाकर बेटे को गले लगा लिया और वांगजी माँ से पूछने लगा, आखिर हुआ क्या है, विंग ठीक तो है ना। जो भी हालात है मैडम लैन ने उस बारे में बता दिया। जो सुनने के बाद वांगजी माँ को गले लगाकर रोने लगा, लेकिन ये तो सिर्फ नाटक है क्योंकि उसके चेहरे पर शैतानी मुस्कान मौजूद है। कुछ वक्त बाद वो उस रूम में गया जहाँ बच्ची और विंग को रखा गया है। धीरे धीरे करीब जाकर वो चोटों से भरी विंग के चेहरे को देखने लगा। विंग का ये हाल देखकर वो जोर जोर से हंसने लगा। कुछ देर तक विंग के हालत का मजाक उड़ाने के बाद उसका ध्यान कुछ ही दूरी पर मौजूद पालना पे गया। फिर वो शैतानी मुस्कान के साथ धीरे धीरे पालना के पास पहुंचा। देखा वहाँ एक नन्ही सी जान मौजूद है। पहले तो वो देखता रहा, फिर उसके मन में इस नन्ही सी जान की खून पीने का ख्याल आया। इस नन्ही सी बच्ची की खून के बारे में सोचकर ही उसके मुंह में पानी आने लगा। वो हाथ बच्चे के तरफ बढ़ाने लगा, जो देखने के बाद बच्ची ने भी अपना हाथ उसके तरफ किया, लेकिन बच्ची की हाथ उसके हाथ पर लगते ही उसे जोर का झटका लगा, जिस वजह से वो रूम के एक कोने में जा गिरा और दर्द के मारे तड़पने लगा, जिस वजह से उसका शैतानी रूप सामने आ गया। यह रूप देखने के बाद नन्ही जान खिलखिलाती हुई हंसने लगी। दर्द सहन ना कर पाने के वजह से वैम्पायर को वहाँ से गायब होना पड़ा। वो सीधा मैजिशियन के पास पहुँचा। मैजिशियन ध्यान लगा रहा था, लेकिन जैसे ही दर्द भरी आवाज़ सुनाई दिया उसने आंखें खोला। देखा ये तो वैम्पायर है। वो तुरंत करीब पहुंचा। देखा एक तरफ वांगजी बेहोश पड़ा है और दूसरे तरफ वैम्पायर असली रूप में दर्द से चिल्ला रहा है। आंखें बंद करते हुए मैजिशियन देखने लगा आखिर वैम्पायर के साथ हुआ क्या था। उस नन्ही सी जान की शक्तियाँ कितनी ज़्यादा है ये देखकर वो हैरान हो गया। फिर उसने एक मंत्र का जाप किया और वैम्पायर के ऊपर काली रोशनी आ गिरा, जिस वजह से वैम्पायर का दर्द थोड़ा कम हुआ। फिर कुछ पल बाद उसका दर्द पूरा गायब हो गया। जैसे ही वो ठीक हुआ उसने फिर से वांगजी को अपने वश में कर लिया और मैजिशियन को घूरने लगा। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन तभी मैजिशियन कहने लगा वो जानता है वैम्पायर बहुत गुस्से में है, लेकिन कोई बेवकूफ़ी ना करे क्योंकि वो बच्ची मामूली बच्ची नहीं है। बच्ची के साथ छेड़खानी करने की ज़रूरत नहीं है। अभी तो वैम्पायर जिंदा बच गया, लेकिन दोबारा ऐसा ना करे, नहीं तो वैम्पायर बच नहीं पाएगा। यह सुनने के बाद वैम्पायर थोड़ा डर गया। कुछ पल बाद मैजिशियन ने अपनी जादू से एक कांच का बोतल प्रकट किया और हाथ वैम्पायर के तरफ आगे किया, लेकिन वैम्पायर ने पूछा आखिर ये है क्या। मैजिशियन ने बताया ये वो खास चीज़ है जिसे उसने कई सालों तक घने जंगलों में तपस्या करके हासिल किया है। आज से 14 दिनों के बाद एक खास अमावस आने वाला है। उसके जानकारी के हिसाब से ये अमावस पूरे 100 साल बाद आ रहा है। इस अमावस में बहुत सारी शक्तियों से भरे नक्षत्र तिथियां शुभ मुहूर्त एक साथ आने वाला है। वैम्पायर ठीक उस अमावस के दिन बच्ची और विंग को पकड़ के ले आए, फिर वो उन दोनों का बलि देगा। वैम्पायर ने कहा वो तो उस बच्ची को छू तक नहीं पा रहा, फिर लाएगा कैसे। मैजिशियन ने कहा वैम्पायर चिंता ना करे, ये दवाई ले जाए और जिस दिन बच्ची को लाने वाले होंगे तब छूने से पहले ये दवाई बच्ची के ऊपर थोड़ा डाल दे। दवाई के असुरी शक्ति से बच्ची और विंग का शक्ति कैद हो जाएंगे। इसी बीच वैम्पायर को जल्द से जल्द उन दोनों माँ बेटी को लेकर आना होगा, फिर वो उन दोनों को ख़त्म करके इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली हो जाएगा। इसी तरह वक्त बीता और वो अमावस का दिन आ गया। शाम के वक्त वांगजी ने किसी न किसी बहाने से फैमिली मेम्बर्स को घर भेज दिया और वो उस रूम में पहुंचा जहां विंग और बच्ची मौजूद है। पहले वो बच्ची के पास पहुंचा और बच्ची उसे देखकर मुस्कुराने लगी, जबकि वो बड़े ही नफरत के नज़र से घूरने लगा। उसने दवाई निकाला और नन्ही जान के ऊपर डाल दिया, जिस वजह से बच्ची अचानक से नीली पड़ने लगी और काफ़ी गहरी नींद में सो गई। फिर उसने माँ बेटी दोनों को गोद में उठा लिया और देखते ही देखते वहाँ से गायब हो गया। वो सीधा गुफा में पहुँचा। देखा मैजिशियन डॉक्टर फ्रैंक और चिरेन बलि देने की तैयारी कर रहा है। जैसे ही मैजिशियन का नज़र वैम्पायर पे गया, बच्ची और माँ को देखकर वो खुशी से हंसने लगा। फिर उसने दोनों को घेरे के बीच रखने कहा। मैजिशियन के बातों को मानते हुए वैम्पायर ने दोनों को घेरे के बीच रख दिया। फिर मैजिशियन ने कहा अब से ठीक आधे घंटे के बाद वो वक्त आएगा जब उन लोगों को माँ बेटी की बलि देने होंगे। फिर वो लोग इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली इंसान होंगे। उसके बातों को सुनने के बाद डॉक्टर फैंग मुस्कुराने लगा और चिरेन के आंखों में लालच उभर आए। फिर तीनों ही पूजा के लिए बैठ गए। जैसे जैसे वक्त बीत रहा है, चांद का रंग लाल होता जा रहा है। फिर वो वक्त आ गया जिसका मैजिशियन को इंतजार था। वहाँ एक तलवार प्रकट हुआ, जिसे लेते हुए मैजिशियन कहने लगा आखिरकार वो वक्त आ ही गया जब वो उन शक्तियों को हासिल कर लेगा। उसने बहुत इंतजार किया है।
अब उसका इंतजार खत्म होने जा रहा है। करीब पहुंचकर वो विंग को ख़त्म करने ही वाला था, लेकिन तभी तेज रोशनी ने उसे धक्का दे दिया, जिस वजह से वो एक पत्थर से जा टकराया और वही बेहोश हो गया। सभी ने नज़र उस तरफ किया जहां से रोशनी आया था। देखा वहां सुनहरी रोशनी के साथ लेडी वी खड़ी है। पहले से ही वो गुस्से में थी और अब बेटे का ये हाल देखने के बाद उसका गुस्सा आपे से बाहर हो गया। करीब जाकर डॉक्टर फैंग ब्लैक मैजिक से हमला करने लगा, लेकिन उसके ब्लैक मैजिक को ख़त्म करते हुए लेडी वी करीब पहुंची और गर्दन से पकड़ लिया। गद्दार, मैंने तुम पर भरोसा किया था। अपनी फूल सी बेटी को तेरे हवाले करके गई थी, लेकिन तू तो मेरे ही बच्चे के खून का प्यासा निकला। उसने डॉक्टर फैंग के पूरे शरीर को जला दिया, जिस वजह से डॉक्टर फैंग ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगा। फिर देखते ही देखते डॉक्टर फैंग जलकर राख हो गया। फिर लेडी वी वांगजी यानी वैम्पायर के पास पहुंचा, जो देखकर वैम्पायर डर से कांपने लगा। लेडी वी ने सर पर हाथ रखा, जिस वजह से वैम्पायर वांगजी के शरीर से बाहर निकल गया और वांगजी बेजान होकर नीचे गिर गया। फिर लेडी वी की हाथ से निकली सुनहरी रोशनी ने वैम्पायर को भी मार दिया। फिर वो विंग और नन्ही जान के पास पहुंची। देखा दोनों का ही शरीर नीली पड़ी हुई है, तो वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करने लगी और कुछ ही वक्त में दोनों के ऊपर से नेगेटिव एनर्जी हट गया। नेगेटिव एनर्जी के हटने के कुछ पल बाद बच्ची होश में आ गई, लेकिन विंग नहीं आया क्योंकि वो पहले से ही कोमा में था। जैसे ही लेडी वी विंग को छूने वाली थी, उस पर हमला हुआ, जिस वजह से वो दूर जा गिरी। देखा ये मैजिशियन है जिसने उस पर हमला किया। ये देखने के बाद लेडी वी बहुत गुस्सा हो गई। फिर मैजिशियन को गले से पकड़ के गुफा से बाहर मौजूद पहाड़ों पे पहुंची। वहीं अंदर नन्ही जान चमकीली आंखों से इधर उधर देख रही है। फिर जैसे ही नज़र माँ पे पड़ी, उसने चेहरे पर हाथ रख दी, जिस वजह से विंग कोमा से बाहर आने लगा। वो चारों तरफ देखने लगा और उसे हस्बैंड का वो चेहरा याद आया जो खून से भरा हुआ था। ये याद आने के बाद वो डर के मारे उठ बैठा। तभी उसे बच्ची की आवाज़ सुनाई दिया। नज़र नीचे किया तो देखा बच्ची उसके पास ही मौजूद है। विंग ने पहली बार अपनी बच्ची को देखा तो उसने तुरंत गोद में उठा लिया और पूरे चेहरे पर चूमने लगा, जिस वजह से बच्ची और ज़्यादा किलकारने लगी। फिर विंग का नज़र कुछ ही दूरी पर बेहोश पड़ा वांगजी पे गया, तो वो तुरंत ही करीब जाने लगा। वहीं बाहर मैजिशियन और लेडी वी के बीच लड़ाई चल रहा है। कभी लेडी वी मैजिशियन पर भारी पड़ती है तो कभी मैजिशियन लेडी वी पर। मैजिशियन लगातार अपनी नेगेटिव एनर्जी से लेडी वी पर हमला कर रहा था और वही लेडी वी भी अपनी पॉजिटिव एनर्जी के इस्तेमाल से हमला कर रही थी। दोनों बुरी तरह घायल हो चुके थे। फिर लेडी वी ने गोल्डन लोटस को बाहर निकाली, जो देखने के बाद मैजिशियन की आंखें बड़े बड़े हो गए। वो घबरा गया और कहने लगा वो हार मानता है, उसे छोड़ दे, गोल्डन लोटस का इस्तेमाल ना करे, वो ये जगह छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाएगा। लेकिन मैजिशियन की हालत को देखकर लेडी वी शैतानी मुस्कान मुस्कुराने लगी और कहने लगी वो मैजिशियन को कैसे छोड़ दे। मैजिशियन वही है जो तब से उसके बेटे के पीछे पड़ा है, जब से उसका बेटा एक छोटा सा बच्चा था। उसके बेटे को परेशान करके मैजिशियन का मन नहीं भरा, जो अब उसके ग्रैंड डॉटर के पीछे भी पड़ गया। मैजिशियन को पावर चाहिए ना? क्या मैजिशियन को पता है पावर क्या होता है? इस दुनिया में माँ की ताकत से बढ़कर और कोई ताकत नहीं होता, ये आज मैजिशियन को पता चलेगा। फिर देखते ही देखते उसके हाथ में मौजूद गोल्डन लोटस एक तलवार का रूप लेने लगा। तलवार से निकली रोशनी के वजह से मैजिशियन का नेगेटिव एनर्जी खत्म होने लगा। वही लेडी वी को मैजिशियन की आंखों में घबराहट दिख रही है। फिर उसने तेज रफ्तार के साथ तलवार को मैजिशियन के ऊपर फेंक दी, जो सीधे जाकर मैजिशियन की सीने पर लगा और सुनहरी रोशनी मैजिशियन के शरीर को चीरती हुई निकलने लगा। फिर एक बड़े धमाके के साथ मैजिशियन का शरीर फट गया और शरीर के हजारों टुकड़े इधर उधर बिखर गए। मैजिशियन के मरने के बाद लेडी वी ने शांति की सांस ली। अंदर विंग ने वांगजी के चेहरे पर हाथ रखा। पता चला वांगजी बेहोश है। वही बच्ची भी पिता के चेहरे को छूने की कोशिश करने लगी, जो देखकर विंग ने बेटी का हाथ हस्बैंड के सर पर रख दिया। उसी वक्त विंग का ध्यान बच्ची की छाती पे गया, जहाँ से चमकीली रोशनी आ रही है। आखिर ये चमकीली रोशनी है क्या? वही देखने विंग ने कपड़े हटाया। देखा उसकी बेटी की छाती पे भी एक अर्धचंद्र का निशान है और वही निशान चमक रहा है। तभी वांगजी को होश आ गया और उसके होश आने के साथ अर्धचंद्र ने चमकना बंद कर दिया। विंग को समझ आ गया कि उसकी बेटी भी उसी के तरह है। फिर आंखें खोलते ही वांगजी को सामने वाइफ और बेटी की चेहरा नजर आया, जो देखने के बाद उसे सारी बातें याद आ गया कि किस तरह मैजिशियन के भेजे हुए वैम्पायर ने उसे अपने वश में कर लिया था। साथ ही उसने वाइफ और बेटी को काफ़ी नुकसान पहुँचाने की कोशिश किया था।
यह सब याद आने के बाद वो तुरंत विंग को गले लगाकर माफ़ी मांगने लगा और उसके हाल को देखने के बाद विंग को यकीन हो गया कि ये उसी का हस्बैंड है। विंग ने कहा जो हुआ उसमें वांग जी का कोई गलती नहीं था। दोनों बात कर ही रहे थे तभी नन्ही जान किलकारने लगी और वांग जी ने नज़र बेटी पर किया। फिर विंग ने बेटी को हस्बैंड के गोद में दे दिया और वांग जी बेटी को सीने से लगाकर रोने लगा। विंग ने उसके कंधे पर हाथ रखा और उसने गले लगा लिया। फिर कहने लगा वो उम्र भर विंग का शुक्रगुजार रहेगा। इतनी प्यारी बेटी देने के लिए उसने शुक्रिया अदा भी किया और ये भी कहा कि पहले उसका ज़िंदगी खास नहीं था लेकिन विंग के आने के बाद उसका ज़िंदगी खुशियों से भर गया। वो विंग से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। लेकिन उधर चिरेन सोच रहा है अभी भी वक्त है, अगर वो विंग को मार दे तो शायद सारी शक्तियाँ उसे मिल जाएगा। वो गन निकालकर छुपते हुए विंग के तरफ जाने लगा। फिर थोड़ा करीब पहुंचकर उसने विंग पे निशाना साधा लेकिन अचानक से लेडी वी प्रकट हो गई जिसकी भयानक रूप देखकर लगभग चिरेन का आत्मा बाहर ही निकलने वाला था, लेकिन उसने गन फेंक दिया और माफ़ी मांगने लगा। वंशन ने भी नज़र उस तरफ किया, देखा चिरेन गिड़गिड़ाते हुए जान की भीख मांग रहा है। पहली बार वांजी ने भी लेडी वी को देखा और पूछने लगा क्या यही विंग की मॉम है। विंग ने कहा हाँ वही उसकी मॉम है। उधर चिरेन ने गौर किया उसकी माफ़ी का लेडी वी पर कोई असर नहीं हो रहा तो उसने गन वापस से उठा लिया और जितने भी गोलियां था सभी के सभी लेडी वी के ऊपर बरसा दिया। चिरेन के इस हरकत को देखकर लेडी वी बुरी तरह हंसने लगी, जो देखकर चिरेन के हाथ से गन नीचे गिर गया और अचानक उसे अपने किए सारे बुरे काम याद आने लगा। फिर लेडी वी ने चिरेन को पकड़ने के लिए हाथ आगे किया लेकिन चिरेन बचने के लिए गुफा से बाहर भागने लगा और लेडी वी भी पीछे पीछे जाने लगी। वही अब वंशन भी उन दोनों के पीछे जाने लगे। चिरेन ज़्यादा दूर भाग नहीं पाया और लेडी वी ने उसका बाल पकड़ के एक पत्थर के ऊपर जोर से फेंक दिया जिस वजह से चिरेन के सर से काफ़ी ज़्यादा खून निकलने लगा। तुम्हारे पापों का सजा तुम्हें देने का वक्त आ गया। मैंने कहा था ना, मैं तुम्हें खून की आंसू रुलाऊंगा। मैं तुम्हारा मौत हूँ। लेडी वी ने फिर से उसका बाल पकड़ लिया। इस बार वो चिरेन को लेकर आसमान में काफ़ी ऊपर पहुंची और ऊपर से नीचे पटक दिया जिस वजह से चिरेन के मुंह से खून निकलने लगा। लेडी वी ने इसी तरह कई बार ऊपर से नीचे फेंका और ये नज़ारा वंशन भी देख रहे हैं। वांगजी तो बिना पलके झपकाए देख रहा है जबकि विंग से देखा नहीं जा रहा। चिरेन अब अपनी आखिरी सांसें ले रहा था लेकिन इस बार लेडी वी ने उसे काफ़ी ऊंचाई से नीचे फेंक दी और वही चिरेन ने दम तोड़ दिया। फिर लेडी वी लाश के पास जाकर देखने लगी। चिरेन का पूरा चेहरा खराब हो चुका है। फिर उसने चिरेन का पैर पकड़ के घसीटते हुए खाई के तरफ ले गई और नीचे फेंक दी जिस वजह से चिरेन का शरीर कई टुकड़ों में बंट गया। फिर लेडी वी ने आंखें बंद कर ली और आंसू बहने लगे। तभी विंग ने आवाज़ लगाया और लेडी वी ने नज़र पीछे किया। देखा पीछे वंशन मौजूद है और विंग के गोद में नन्ही सी जान है। वंशन को सही सलामत देखकर वह मुस्कुराने लगी और मुस्कुराने के साथ ही उसकी भयानक रूप कहीं गायब हो गई। विंग इन्हीं का बेटा है, कोई शक नहीं। इनकी खूबसूरती विंग पर झलकता है। सन इन लॉ, तुम जो मन में सोच रहे हो वो मैं सुन पा रही हूँ। यह सुनते ही वांगजी नज़र इधर उधर करने लगा। करीब जाकर लेडी वी ने विंग को गले लगा लिया। फिर उसने नन्ही जान के सर पर हाथ फेराते हुए नाम पूछा। विंग ने कहा वो चाहता है नाम उसकी मॉम रखे तो लेडी वी ने नाम रखी मिंगजी। फिर उसने वांगजी का हाथ पकड़ के कहा वांगजी हमेशा उसके बेटे का ख्याल रखे। वंशन हमेशा खुश रहे, कभी भी एक दूसरे का साथ ना छोड़े। वांगजी उसके बेटे का ख्याल रखेगा ना। वांगजी ने कहा लेडी वी चिंता ना करे, वो हमेशा विंग का ख्याल रखेगा। अब जाकर लेडी वी की आत्मा को शांति मिली। उसने ब्लेसिंग दी और विंग से कहने लगी वो विंग को एक जिम्मेदारी देना चाहती है। उसने अपने छाती पे हाथ रखा और छाती से तेज सुनहरी रोशनी निकलने लगा जिस वजह से वंशन ठीक से देख भी नहीं पा रहे। लेडी वी ने छाती में मौजूद गोल्डन लोटस को बाहर निकाली। कुछ देर बाद रोशनी कम होने लगे और अब वंशन को गोल्डन लोटस अच्छे से दिखाई दे रहा है। लेडी वी ने गोल्डन लोटस को विंग के सीने के पास किया और गोल्डन लोटस सीने के अंदर चला गया। विंग ने पूछा आखिर उसकी मॉम ने ये गोल्डन लोटस उसे क्यों दे दी। लेडी वी ने कही उसने इस लोटस को इसीलिए हासिल किया था ताकि वो मैजिशियन को ख़त्म कर सके और क्योंकि अब मैजिशियन ख़त्म हो चुका है तो अब गोल्डन लोटस को एक सुरक्षित हाथों में होना चाहिए। इसलिए उसने गोल्डन लोटस बेटे को दे दी ताकि आगे अगर विंग के ऊपर या नन्ही जान के ऊपर कोई खतरा आए तो विंग गोल्डन लोटस के इस्तेमाल से मुसीबत का सामना करे।
गोल्डन लोटस के वजह से विंग का पावर पहले से भी ज़्यादा बढ़ जाएगा, लेकिन विंग ने कहा उसे गोल्डन लोटस की क्या ज़रूरत जबकि उसकी मॉम उसके साथ है। फिर कुछ पल सोचने के बाद विंग को एहसास हुआ, यानी उसे अब जाकर बात समझ आया। वो कुछ बोलने ही वाला था, लेकिन लेडी वी कहने लगी उसे अब जाना होगा। वो जिस काम के लिए रुकी हुई थी वो काम पूरा हो चुका है। उसे चिरेन से बदला लेनी थी जो कि वो ले चुकी है। अब उसे जाना होगा, उसका हस्बैंड उसका इंतज़ार कर रहे होंगे। जाहिर सी बात है, ये सुनकर विंग को बहुत दुख हुआ और वो रोने लगा। लेडी वी मनाने लगी और कही विंग हमेशा खुश रहे, सच्चाई का साथ दे। वो और विंग का डैड हमेशा विंग के साथ रहेंगे। उसने बेटे पर बहुत प्यार लुटाई, साथ ही वांगजी और नन्हे जान पर भी। फिर वो धीरे धीरे पीछे चली गई और आंखें बंद करके हस्बैंड को याद करने लगी। तभी अचानक किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। देखा तो वो मिस्टर वी है जिसने उसका हाथ टाइटली पकड़ रखा है। हस्बैंड को देखकर उसकी आंखें भर आई और उसने तुरंत ही गले लगा ली। आप कहाँ चले गए थे मुझे छोड़कर? आपको पता है मैंने आपके बिना अपना वक्त कैसे बिताया है? मैंने भी तुम्हें बहुत याद किया, लेकिन हमारा बिछड़ना शायद ऊपर से ही लिख कर आया था। लेकिन देखो, भगवान ने अपना लिखा मिटा दिया और हम फिर से मिल गए। मुझे तुम पर गर्व है। जिस तरह तुमने हिम्मत से काम लिया और हमारे बेटे को बचाया, मैंने सब देखा। फिर लेडी वी इशारा करके बताने लगी कि देखिए हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। अब तो उसकी भी बेटी है। मैंने उसकी नाम मिंगजी रखी। इतने सालों बाद पिता को देखकर विंग काफ़ी ज़्यादा इमोशनल हो गया। मिस्टर वी ने करीब जाकर बेटे के माथे पे किस किया और वांगजी और नन्ही जान पे भी प्यार लुटाया। कितने बड़े हो गए हो मेरे बच्चे। मुझे माफ़ करना, जब तुम्हें मेरी सबसे ज़्यादा ज़रूरत था उस वक्त मैं तुम्हारे साथ नहीं था। आप ऐसा क्यों कह रहे हैं डैड? इसमें आपका कोई गलती नहीं है। शायद किस्मत में यही लिखा था। तभी आसमान से निकली हुई नीली रोशनी लेडी वी के ऊपर आ गिरी और तुरंत ही मिस्टर वी ने वापस जाकर वाइफ की हाथ पकड़ ली। विंग को एहसास हो गया कि आज के बाद वो कभी भी अपने माता पिता को देख नहीं पाएगा। इसीलिए वो जी भरकर उन दोनों को देखने लगा। आंसू खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। लेडी वी और मिस्टर वी ने मुस्कुराते हुए तीनों को बहुत ब्लेसिंग दिया और धीरे धीरे दोनों ही गायब हो गए। दोनों के गायब होते ही घुटनों के बल बैठकर विंग फूट फूट कर रोने लगा और वांगजी संभालने लगा। उस तरफ तुम खुश हो ना? हाँ, मैं खुश हूँ। विंग भी वांगजी के साथ खुश रहेगा और अब तो मेरी बदला भी पूरा हो चुकी है। माय रेवेंज। वही दूसरे तरफ वांगजी विंग को संभाल रहा है। विंग ने भी अब खुद को संभाल लिया, लेकिन वो उसी तरफ देख रहा है जहाँ से उसकी माता पिता गायब हुए थे। तभी वांगजी ने उसे अपने तरफ घुमाकर माथे पर किस किया। दुखी मत हो, वो दोनों खुशी खुशी गए हैं। इस तरह उदास रहकर क्या तुम उन्हें भी दुखी करना चाहते हो? विंग ने नहीं में सर हिलाया। तो फिर चलो हंसो। वह गुदगुदाने लगा और विंग खिलखिलाता हुआ हंसने लगा। फिर वांगजी पूरे चेहरे पर चूमने लगा और विंग ने रोकते हुए कहा, क्या वांगजी को यहाँ ये सब करने में शर्म नहीं आता? वांगजी बिल्कुल बच्चों की तरह है। नन्ही जान को गोद में लेकर वांगजी ने वाइफ का हाथ पकड़ लिया। चलो हम भी जिंदगी की नए सफ़र पर चलते हैं, जिसे हम बहुत ही प्यार भरा और खूबसूरत बनाएंगे। विंग ने हाँ में सर हिलाया और दोनों ही अपनी नन्ही सी बेटी को लेकर जिंदगी की एक नई शुरुआत पर चल पड़े। लेकिन क्या सच में ये वंशन की ज़िंदगी का नई शुरुआत है या एक नई मुसीबत उन दोनों की ज़िंदगी में दस्तक देने वाला है? कहते हैं कि बुरी शक्तियाँ अगर अपनी इच्छाओं को अपने साथ लेकर ख़त्म हो जाता है तो वो फिर से लौट के आता है और इस बार अपने और भी ज़्यादा खतरनाक रूप के साथ वापस लौटता है बदला लेने के लिए। क्या वंशन ज़िंदगी में आने वाले खतरे को समझ पाएंगे? खैर जो भी हो, उन दोनों को कुछ बुरे अजनबी परछाइयाँ नफरत भरी लाल आंखों से घूर रहे हैं। इस बात से अनजान वंशन जिंदगी की नए सफ़र पर चल पड़े हैं। लेकिन उन दोनों के जाते ही वहाँ से वो परछाइयाँ धीरे धीरे जंगल की तरफ बढ़ने लगे और अजीब सी चीज़ को घेर कर गोल गोल चक्कर काटने लगे। देखते ही देखते उन परछाइयों से एक काली शक्ति निकलने लगे जो पूरी तरह से नेगेटिव एनर्जी से भरा हुआ है और वो सारे एनर्जी उस अजीब सी चीज़ के अंदर जाने लगे। जैसे जैसे एनर्जी चीज़ के अंदर जाता गया वो चीज़ एक सर का रूप लेता गया। बदला क्या होता है ये मैं तुझे दिखाता हूँ। तुझे क्या लगता है मैं खत्म हो चुका हूँ? मुझे खत्म करना इतना भी आसान नहीं है। मैं वापस आऊंगा, लेकिन इस बार इतनी तबाही लेकर आऊंगा कि तू
और तेरी 1000 पीढ़ियां मेरे सामने सर झुकाकर बोलेंगे, हमें माफ कर दीजिए और हमारी शक्तियों को ले लीजिए। मैं बहुत जल्द वापस आऊंगा। फिर एक बहुत ही भयानक हंसी जंगल में गूंजने लगा और धीरे धीरे आसपास के जंगल से कुछ छोटे छोटे टुकड़े जाकर उस सर से जुड़ने लगा, जो जुड़ते जुड़ते एक पूरा शरीर बन गया। आखिर ये है कौन? इसी सस्पेंस के साथ ये स्टोरी ख़त्म हुआ। मुझे खुद भी नहीं पता आखिर ये है कौन। अगर इस बारे में किसी को पता है तो वो है रियल ऑथर। और जैसे कि मैंने माय रेवेंज के पार्ट 1 में ही बताई थी, ये एफएफ मेरी नहीं है। उम्मीद है पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करें, कमेंट में अपना राय बताएं और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।